है। देखो बी आर सच स्टफ, पहले ही स्पीच आ गई है, जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट स्पीच है। बी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ। सच स्टफ का मतलब क्या होता है कि हम वही पदार्थ हैं जिनसे सपने बनते हैं। बी आर सच, सच स्टफ, स्टफ मीन्स कोई ठोस पदार्थ होता है। एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जिससे सपने बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा छोटा सा जीवन है और वो जीवन नींद से घिरा हुआ है। मतलब जीवन एक सपना है। जिस तरीके से सपना स्थायी नहीं होता, उसी तरह से जो जीवन हमारा होता है वो भी स्थायी नहीं होता। जीवन एक क्षणभंगुर है, यानी कि जीवन बस एक क्षणभंगुर सपना है जो मृत्यु की नींद से घिरा हुआ है। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे कभी ना कभी मरना है। ये बात कौन कहता है? प्रेस्पेरो कहता है। कौन से प्ले में? टेम्पेस्ट प्ले में कहता है। और ये लाइनें कहाँ नज़र आती हैं आपको? एक्ट 4 सीन 1 में नज़र आती हैं। ठीक है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी स्पीच दे रखी है, यानी कि एक सॉलिलॉकी दे रखी है। टू बी आर नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन। ये टू बी आर नॉट टू बी, डैट इज़ द क्वेश्चन, ये जो लाइन है वो प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और कौन से प्ले में? हैमलेट प्ले में। और इसमें कौन सा एक्ट होता है? एक्ट 3 और सीन 1 होता है। अब इन लाइनों का मतलब क्या है? टू बी आर नॉट टू बी, क्या इसमें एक्चुअली वो असमंजस में है? क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तब वो कहता है कि क्या उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए या मरकर उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। हैमलेट यहाँ पर जो मंच होता है, मंच पर बिल्कुल अकेला है और अपने उद्देश्य और जीवन के बारे में सवाल पूछ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये ननरी सीन में हैमलेट द्वारा दिया गया स्पीच है, तो ध्यान बनाए रखना। अगर आपने हैमलेट प्ले को पढ़ रखा है तो आप ननरी सीन को अच्छे से जानते होंगे। उसी सीन में हैमलेट जो है ये स्पीच देता है। ठीक है, टू बी आर नॉट टू बी। वो बड़ा कन्फ्यूजन में है, सही क्या है गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही क्वेश्चन उसके दिमाग में चलता रहता है। नेक्स्ट स्पीच, और बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट स्पीच है, एक एक स्पीच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ़ म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव प्ले ऑन। वो कहता है कि अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो उसे बजाते रहो, प्ले ऑन कर दो, बजने दो। ये 12th नाइट की ओपनिंग लाइन है, ध्यान बनाए रखना। जब भी आप 12th नाइट प्ले को पढ़ोगे तो वेरी फर्स्ट लाइन आपको यही नज़र आएगी, इसी से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर एक्चुअली दिखाया क्या जाता है, जो ड्यूक ओर्सिनो होता है वो ओलिविया से प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन ओलिविया ड्यूक ओर्सिनो के प्यार को ठुकरा देता है। तभी बेचारा देवदास बन करके लेटा हुआ और कहता है कि इफ़ म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ए ड्यूक ओर्सिनो द्वारा बोला जाता है 12th नाइट में, और एक्ट 1 सीन 4 है आपका। अगला स्पीच देखो, फिर से एक अच्छा स्पीच आया है। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर, यानी कि यहाँ पर वो पुकार रहा है, कह रहा है, एक पूरी भीड़ को वो स्पीच दे रहा है और कह रहा है, दोस्तों रोमन्स और कंट्रीमैन यानी कि देशवासियों, लैंड मी योर ईयर्स का मतलब होता है अपने कान मुझे उधार दे दो। मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि मुझे ध्यान से सुनो। वो अपनी बात को ध्यान से सुनने के लिए लोगों से कह रहा है, और तभी वो संबोधित करते हुए कह रहा है, दोस्तों या रोमन्स या कंट्रीमैन। यहाँ पे कहता कौन है कि मुझे ध्यान से सुनो या मेरी बात को ध्यान से सुनो? एंटनी कहता है कि लोगों के अच्छे काम उसके साथ ही मर जाते हैं। फिर भी वह सीजर के यहाँ पर इन लाइनों में जब आप उसकी पूरी स्पीच को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एंटनी शुरुआत में आता है और लोगों से कहता है लोगों के अच्छे काम उसके साथ ही मर जाते हैं। फिर वह सीजर के कई सारे अच्छे कामों की एक लिस्ट देता है, और लास्ट में वो कहता है बाद में कि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था सीजर, और कहता है कि मैं यहाँ सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। इस तरीके की बातें करता है। तो लेंड मी योर ईयर्स का मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शब्द को ध्यान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एंटनी कहता है और जूलियस सीजर प्ले है आपका, एक्ट 3 और सीन 2 है। अगली अगर हम बात करें, एक और स्पीच दे रखा है यहाँ पे, इट से मतलब दोस्तों लाइफ है, जीवन। यानी कि इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। ये मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है और प्ले भी कौन सा है? मैकबेथ है। लेकिन सीन दोस्तों कौन सा दिखता है? सीन 5 है, और सॉरी एक्ट 5 है और सीन 5 है। ठीक है, इसमें आखिर इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने बताया इस स्पीच में
इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन में कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। जो व्यक्ति का जीवन होता है उसका कोई अर्थ और कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और गुस्से से भरी है। यानी कि जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल और गुस्से से भरी हुई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिग्निफाइंग नथिंग, ये बोलता है। तो ध्यान से आपको समझ आ गया होगा इस पूरी लाइन को, कोटेशन को, कि इसमें किस बात पर जोर दिया गया है, ठीक है। जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो शोर और गुस्से से भरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इन लाइनों में जो मैकबेथ है वो निराशावाद का शिकार दिखाया जाता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पेसिमिस्टिक हो चुका है दोस्तों। अगली एक और अच्छी लाइन आपके सामने आ गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। ये पोर्सिया द्वारा दया पर दिया गया एक भाषण है जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिया जाता है, और ये एक्ट 4 सीन 1 में नज़र आता है। मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, क्वालिटी ऑफ मर्सी ये लाइन्स मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। पोर्सिया द्वारा दयालुता पर दिया गया एक स्पीच है। दयालुता का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता। इस पूरे स्पीच में पोर्सिया आखिर कहती क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, कि जो दयालुता है यानी कि जो मर्सी है, मर्सी का जो गुण है वो दबाव से, किसी के ज़बरदस्ती करने से उत्पन्न नहीं होता। जिस तरह से आकाश से ज़मीन पर धीमे धीमे वर्षा होती है, उसी तरीके से जो दयालुता होती है वो भी व्यक्ति के मन में स्वेच्छापूर्वक प्रकट होती है। फिर आगे ये भी इन लाइनों में बताया गया था कि ये जो हमारी मर्सी होती है, दयालुता होती है, ये दोहरा वरदान होती है। ये दयालुता दिखाने वाले और जिस पर हम लोग दयालुता दिखाते हैं, दोनों को खुशी प्रदान करती है। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्ट 4 और सीन्स 1 से इन लाइनों को लिया गया है। किसके द्वारा बोला गया है? पोर्सिया के द्वारा। कौन से प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला अगर हम बात करें, एक बहुत प्यारा सा स्पीच फिर से आ गया है, लेट रोमन इन टाइवर मेल्ट, इस द एंटनी द्वारा बोला गया है ये, और एंटनी एंड क्लोपेट्रा में ये लाइनें होती हैं एक्ट 1 और सीन 1 में। बट इन लाइनों का मतलब क्या है? लेट रोम इन टाइवर मेल्ट। यहाँ पर टाइवर एक नदी का नाम है और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, कि जो तिबर नदी में रोम को पिघला दो, मतलब रोम तिबर नदी में विलीन हो सकता है। रोम में अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वह क्लोपेट्रा को छोड़ करके नहीं जाएगा। कौन कहता है यहाँ पर? एंटनी कहता है। ध्यान बनाए रखना कि अब मैं क्लोपेट्रा को किसी भी हालत में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, उसके बिना नहीं रह सकता। अब रोम में कुछ भी हो जाए, चाहे रोम जो है वो तिबर नदी में विलीन ही क्यों ना हो जाए, तिबर नदी में, इसीलिए वो यहाँ पर एक स्पीच इस तरीके से बोलता है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, यानी कि इसे तिबर नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी स्पीच है। अच्छा, एक एंटनी एंड क्लोपेट्रा की एक और इम्पॉर्टेंट स्पीच है, एज कैन नॉट विदर हर नार कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ। ये इनोबार्बर्स के द्वारा लाइनें बोली जाती हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा में, और ये एक्ट 2 सीन 2 में नज़र आता है। बट इस लाइन को ज़रा प्यार से समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैंने क्या बताया, जब आप इस लाइन को पढ़ोगे तो इन लाइनों में एनोबार्बस के द्वारा बोली जाती, ये तो तुमको पता है। उसका मानना क्या था? यहाँ पर इन लाइनों में जो एनोबार्बस था वो ये मानता था कि एंटोनी कभी भी क्लोपेट्रा से नहीं उबेगा, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वह उसके लिए और ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी। यानी कि ये जो एज है, उम्र है, वो क्लेपेट्रा को एज कैन नॉट विदर हर, यानी कि जो उम्र है वो उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर सकता, नार कस्टम स्टेल, और ना ही यहाँ के कोई रीति रिवाज, ठीक है, हर इनफाइनाइट वैरायटी, बल्कि समय के साथ, उम्र के साथ उसकी ये सुंदरता बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर इन द 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर्स। यहाँ पर 2 लीडिंग थिएटर थे, उनके नाम दिए गए हैं, और उनके शेयर होल्डर कौन थे? विलियम शेक्सपियर थे। उन दोनों थिएटर के नाम क्या है? पहला नाम है द ग्लोब थिएटर और दूसरे का नाम है ब्लैक फ्रायर थिएटर, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा आर दी प्लेज डैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट। यहाँ पर 3 प्लेज के नाम दिए गए, एक जूलियस सीजर है, दूसरा एंटनी एंड क्लोपेट्रा है, और तीसरा कोरियोलेनस है। ये तीनों के तीनों प्ले हिस्टोरिकल एलिमेंट इसमें नज़र आते हैं, लेकिन जो स्कॉलर हैं, विद्वान लोग हैं, डोंट प्लेस देम इन दी कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इन प्ले को इन्होंने हिस्ट्री की कैटेगरी में नहीं रखा है, दे आर नोन। तो इन तीनों प्लेज को
कौन सी कैटेगरी में रखा है, तो रोमन प्लेज की कैटेगरी में रखा है। ध्यान बनाए रखना जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा रोमन प्ले है, तो 4 दूसरे प्ले के नाम, 3 दूसरे प्ले के नाम दे रखे होंगे, एक इनमें से, तो तीनों रोमन प्ले इनके ध्यान बनाए रखना, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा और कोरियोलेनस। अगला स्टेटमेंट है हमारा कि हु इज रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी। तो यहाँ पे जॉन होता है, कौन होता है, जॉन। जॉन जो है वो शाही अपराधी है लेकिन अपनी अपराधिकता में कमज़ोर है, ठीक है, वीक है। और अगला स्टेटमेंट है हु इज रॉयल संत वीक इन दी सेंटलीनेस, यानी कि वो हेनरी 6 दिखाया जाता है। हेनरी 6 शाही संत है लेकिन अपनी संतता में कमज़ोर है, ठीक है। अगला देखो क्या है कि हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। ये रॉयल क्रिमिनल किसको कहा जाता है, जो कि अपने क्राइम में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, किसको बोला जाता है, रिचर्ड III को बोला जाता है। अगला स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, यह है द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर, किसके लिए, पाठकों के लिए। रीडर्स का मतलब होता है जो पढ़ते हैं, पाठकों के लिए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन है। मतलब ये है कि जिस तरीके से ट्रेजेडी रीडर्स के लिए अनुशासन का स्कूल है, उसी तरीके से जो हिस्ट्री होती है वो भी रीडर्स के लिए अनुशासन का स्कूल है। यानी कि ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी, ट्रेजेडी की तरह जो हिस्ट्री है वो दोनों ही पाठक के लिए क्या है, एक डिसिप्लिन ऑफ स्कूल है या स्कूल ऑफ डिसिप्लिन है, ठीक है। ये बात किसने कही, ये बात कहने वाले कौन थे, एडवर्ड डाउडेन थे। और इन्होंने किस में कहा था, तो इन्होंने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, उसमें ये बात बोली गई कि हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज ये दोनों क्या हैं, स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। अब रिचर्ड II की लाइनें देख लो। नॉट ऑल द वाटर इन द रफ रूट सी कैन वॉश द वार्म ऑफ फ्रॉम द अनॉइंटेड किंग, द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मैन कैन नॉट डिस्पोज द डिप्टी इलेक्टेड बाय द लॉर्ड, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइनें कहाँ अपीयर होती हैं, तो रिचर्ड II एक्ट 3 और सीन 2 में ये लाइनें नज़र आती हैं। मतलब ये है कि रिचर्ड को यह विश्वास है कि वह ईश्वर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल करके शासन करता है तथा किसी भी मानव या नागरिक के पास वास्तव में ईश्वर द्वारा नियुक्त राजा को सिंहासन से हटाने की शक्ति नहीं है। यहाँ रिचर्ड इंग्लैंड की धरती और हवा का अभिवादन करता है और इस धरती से अपने दुश्मनों को दूर भगाने का भी प्रयास करता है, ठीक है। किसमें, ये एक्ट 3 और सीन 2 की कहानी चलती है इसमें, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा है हमारा ट्वेल्थ नाइट और तीसरा है मर्चेंट ऑफ वेनिस और चौथा है हमारा एज यू लाइक इट। ये चारों के चारों प्लेज को क्या कहा जाता है, द मैच्योर कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी कौन कौन सी हैं, तो आप इन्हीं चारों का नाम ले देना है। पहला मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ये चारों मैच्योर कॉमेडी हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ऑल बेल्स डेट एंड्स बेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा आर दी प्लेज। ये सभी तीनों क्या हैं, प्ले हैं, नाटक हैं, विच आर कंसिडर्ड, जिनको माना जाता है एज कॉमेडीज। क्या माना जाता है, इन तीनों को कॉमेडी माना जाता है। एज क्यों माना जाता है, क्योंकि दे एंड हैप्पीली, इनका हैप्पी एंडिंग होता है। यानी कि ये सभी प्ले जो हैं इनका एंड जो दिखाया जाता है वो हैप्पी एंड दिखाया जाता है। बट इन जनरल टोन इज मार्क, लेकिन अगर जनरल टोन की बात करें तो इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि तो सॉम्बर प्लेज के कैटेगरी के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले जो हैं वो सॉम्बर प्ले की कैटेगरी में आते हैं, तो आप तुरंत कह दीजिएगा ऑल बेल्स डेट एंड्स बेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये सॉम्बर प्ले की कैटेगरी में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, सॉम्बर प्ले क्या होते हैं, शोकपूर्ण नाटक जो नहीं होते हैं जिसमें उदासी वगैरह दिखाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, सॉम्बर प्ले कहते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, शेक्सपियर्स रोमांस प्ले आर बेस्ड ऑन। विलियम शेक्सपियर के जितने भी रोमन प्ले हैं वो किस पर आधारित हैं, तो नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ पर आधारित हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं हु कॉल्ड शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को मिलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा, तो थॉमस हेवुड ने कहा था। मिलीफ्लुअस का मतलब होता है बहुत मधुर वाणी हो, जिसकी मधुर भाषा हो, ठीक है, शब्दों का चुनाव बहुत प्यारा हो, जिसके शब्दों का जैसे जब भी आप उनके शब्दों को सुनो तो बस मन करे तो सुनते ही चले जाओ, तो इस शब्द को हम कहते हैं मिलीफ्लुअस, मधुरभाषी, ठीक है। थॉमस हेवुड के द्वारा बोला गया। तो किसने कहा शेक्सपियर को मधुरभाषी शेक्सपियर, थॉमस हेवुड,
अगला क्या है हमारा, विच हिंदी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैमलेट। हैमलेट पे कौन सी, हैदर फिल्म जो है वो आधारित है हैमलेट प्ले पर। Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. Whose remark is this? ये रिमार्क किसका है? तो ये जॉन ड्राइडन का रिमार्क है। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि शेक्सपियर वह व्यक्ति थे जिनकी आत्मा सभी, चाहे वो हमारे मॉडर्न पोइट रहे हों, चाहे वो हमारे एंसेंट पोइट रहे हों, यानी कि आधुनिक और प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और व्यापक आत्मा बोला है, यानी कि हैड दी लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल का मतलब होता है सबसे व्यापक आत्मा। तो किसने बोला? जॉन ड्राइडन ने। किसकी आत्मा को सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा बोला है? विलियम शेक्सपियर की। यानी कि अब तक जितने भी पोइट हुए हैं, चाहे वो मॉडर्न पोइट रहे हों, चाहे वो हमारे एंसेंट पोइट रहे हों, उन सबकी आत्माओं में सबसे महान आत्मा किसकी है? विलियम शेक्सपियर की है। ऐसा कौन कहते थे? जॉन ड्राइडन बोलते थे। अगला, ओथेलो इज़ फेमस फॉर क्रेडुलिटी, यानी कि जो ओथेलो है वो किसके लिए फेमस है? क्रेडुलसनेस के लिए, यानी कि क्रेडुलिटी के लिए फेमस है। क्रेडुलिटी क्या होती है? ये हमारे भोलेपन के लिए बोला जाता है। तो ओथेलो बहुत भोला दिखाया जाता है, तो ये अपने भोलेपन के लिए जो है वो फेमस है। अगला, एम्बिशन इज़ फाउंड इन। एम्बिशन किस में पाई जाती है? महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा मैकबेथ में पाई जाती है, क्योंकि मैकबेथ प्ले में मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो राजा डंकन की भी हत्या कर देता है और उसके सिंहासन पर वह खुद बैठ जाता है। अगला क्या है? फिलॉसफिक मेडिटेशन इज़ प्रेजेंट इन। जो फिलॉसफिक मेडिटेशन है, दार्शनिक ध्यान किस में पाया जाता है? तो फिलॉसफिक मेडिटेशन किस में? हैमलेट में पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो किंग लियर है, किंग लियर इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी। किंग लियर किसके लिए जाना जाता है? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि सादगी के लिए जाना जाता है। और जो ब्रूटस होता है वो अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है, नोबेलिटी। एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, एंटोनियो अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। और यागो फॉर विलेनिटी, इसका मतलब यागो जो है वो अपनी खलनायकी के लिए जाना जाता है, खलनायक है। मिरांडा और पर्डिटा की अगर हम बात करें तो जो मिरांडा है और पर्डिटा है वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। इमोजिन जो है वो अपनी फाइडेलिटी के लिए जानी जाती है, इमोजिन अपनी निष्ठा के लिए। फाइडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा के लिए। और जो डेस्डेमोना होती है वो अपने डिवोशन के लिए जानी जाती है, भक्ति के लिए जानी जाती है। लेडी मैकबेथ जो है वो फेरीनेस के लिए जानी जाती है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उग्रता होना, बहुत इम्पेशेंट होना, जिसमें कोई धैर्य की भावना ना हो। तो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ इसलिए जानी जाती हैं। इसकी स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना, FIER, फेरीनेस, ठीक है। बियर्टिस जो है वो बाइटिंग सरकाज्म के लिए जानी जाती हैं। बाइटिंग सरकाज्म क्या होता है? वो तीखे व्यंग करना कहलाता है। तो जो बेट्रिस है वो किसके लिए? तीखे व्यंग करने के लिए जानी जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, पोर्सिया किस लिए जानी जाती है? तो पोर्सिया इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि अपनी बौद्धिकता के लिए जानी जाती है, टैलेंट के लिए जानी जाती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें कि विच कैरेक्टर इज़ द मेडलसम ओल्ड बोर इन हैमलेट, तो वो कौन होता है? वो पोलिनियस दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ऑफ कंपोर्ट नो मैन स्पीक, लेट्स टॉक ऑफ ग्रेव्स, वॉर्म्स, एपिटाफ, मेक डस्ट आवर पेपर एंड विद रेन आइज राइट सारो ऑन द बॉजम ऑफ द अर्थ, हु स्पीक दीज लाइन्स। तो ये किंग रिचर्ड बोलता है, रिचर्ड सेकेंड में बोलता है। वो कहता है आराम के बारे में कोई आदमी बात नहीं करता, चलो कब्र कीड़ों और समाधि लेखों के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके की बात वो कहता है। अगला क्या है? उन्होंने कहा ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज एंड tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage, who wrote it? जॉर्ज गॉर्डन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी हमारी कॉमेडीज़ थी, कॉमेडीज़ पर सभी इनके लेक्चर्स शेक्सपियर की महिलाओं पर लेक्चर्स बन जाते हैं, क्योंकि हास्य नाटकों में भी मंच के सामने होती हैं। तो जॉर्ज गॉर्डन लिखते हैं इस बात को। अगला उन्होंने कहा है फॉर क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा, क्लियोपेट्रा से लेकर के मिरांडा तक, ही इज इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। जॉर्ज गॉर्डन ये भी कमेंट करते हैं। वो कहते हैं क्लियोपेट्रा से लेकर के मिरांडा तक वह समान रूप से सहज है और उनके पास वुमनिस्ट या फेमिनिटी की पूरी श्रृंखला है, जॉर्ज गॉर्डन कहते हैं। फिर अगला डॉक्टर जॉनसन का एक कमेंट है, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी स्टिनेक्ट। उनकी जो ट्रेजेडी हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा
क्या स्किल नज़र आता है मुझको, और उनकी जो कॉमेडी है उसमें क्या नज़र आता है, टू बी इंस्टिंक्ट। अच्छा, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि बहुत सहज ज्ञान, उनकी कॉमेडी से बहुत आसानी से समझ आ जाती है, सहज ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा शेक्सपियर के बारे में कौन कहता है, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। द स्टोरी ओथेलो की वो सेट कहाँ की जाती है, वेनिस में, यानी कि ओथेलो की सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है, वेनिस में। एल्सिनोर का किला या एल्सिनोर इन डेनमार्क इज अपियर इन, ये कहाँ होता है, तो हैमलेट प्ले में होता है। इसके बाद में कहा गया रेगन, गॉनरेल, कॉर्डेलिया आर दी डॉटर्स ऑफ, ये तीनों डॉटर, ये तीनों पुत्रियां किसकी हैं, किंग लियर की हैं, और किंग लियर प्ले में। अगला, हु रोट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ एंड एसे इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, ये कौन लिखता है, तो ये चार्ल्स नाइट लिखते हैं, एलसी नाइट जिनको पढ़ा जाता है, ठीक है, लायनल चार्ल्स नाइट, एलसी नाइट। अगला उन्होंने कहा है कि टी.एस. Eliot wrote Hamlet and his problem. It appears in the Sacred Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet and तो विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था हैमलेट, ठीक है, उसको टी.एस. Eliot ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला था, ठीक है। अगला ध्यान बनाए रखना, बेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज, बेन जॉनसन कहते हैं हर युग की आत्मा, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ठीक है। ये कौन कहता है, बेन जॉनसन किसके बारे में कहते हैं, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। Who has taken these lines, thou has nor youth nor age, but as it were an after dinner sleep, dreaming on both। और ये जो लाइनें हैं यहाँ तक, ये कहाँ से ली गई हैं, मेजर फॉर मेजर से ली गई, और पता ही है मेजर फॉर मेजर किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। ये लाइनें मेजर फॉर मेजर से ली गई हैं, और इन लाइनों को उठा करके एक एपिग्राफ बनाया गया था फॉर हिज पोइम, अपनी पोइम के लिए, जॉनसन। तो और किसने बनाया था, टी.एस. एलियट ने। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टी.एस. एलियट ने अपनी पोइम जॉनसन के एपिग्राफ के लिए मेजर फॉर मेजर से कुछ लाइनें ली हैं, और वो लाइनें कौन सी हैं, ये वाली हैं, ठीक है। मतलब ये है कि किसने अपनी कविता जॉनसन के उपशीर्षक के रूप में मेजर फॉर मेजर से ये पंक्तियाँ ली, तो किसने ली, टी.एस. एलियट ने। अगला देखो, हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल जज दी बाय द चौसर एंड स्पेंसर। तो ये कौन कहता है, कि बेन जॉनसन कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर तुम उठो और मैं तुम्हें लॉज करूँगा, जो चौसर हैं, स्पेंसर हैं, इनसे भी ऊपर मैं तुम्हें जगह दूंगा, स्थान दूंगा। हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ हेवन, तो विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ हेवन किसने कहा था, वो भी बेन जॉनसन ने कहा था, यानी कि एवन नदी का प्यारा हंस। अगला, हु कॉल शेक्सपियर आ ड्रंकन सैवेज विद आ सम इमेजिनेशन, तो वॉल्टियर ने कहा था, ये वॉल्टियर का स्टेटमेंट है। शेक्सपियर वाज एडमिटेड टू अ ग्रामर स्कूल, शेक्सपियर ने एक ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की थी, उस स्कूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है, द किंग्स न्यू स्कूल के नाम से, ठीक है, द किंग्स न्यू स्कूल। अगला क्या है, ओ टाइगर्स, नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ वुमेन्स हाइड वेयर डज द लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो हेनरी 6 पार्ट 3 से ली गई हैं। अगला, शेक्सपियर वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन अ ब्राइट एक्टर, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट तो थे, नाटककार तो थे, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर नहीं थे। अगला उन्होंने कहा, टू व्हाट डू अ क्वार्टो एंड अ फोलियो शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, तो जो क्वार्टो है, फोलियो है, तुमने देखा होगा विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं वो क्वार्टो में होते हैं, फोलियो में होते हैं। तो ये क्या है, ये किसी भी कार्य का जो भी ये लिखते थे उसके साइज को डिपेंड करता था, या तो वो क्वार्टो साइज में होते थे या फोलियो साइज में होते थे। अगला स्टेटमेंट देखो क्या है, बेन डेड सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, विलियम शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो कब आया था, तो ये कब आया था, 1632 में। अच्छा, इनका फर्स्ट फोलियो कब आया था, फर्स्ट फोलियो इनको आया था 1623 में, ठीक है, और 23 को उल्टा कर देना तभी ये 32 हो जाएगा। और इसके बाद में इनका जो थर्ड फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, वो कब पब्लिश हुआ था, 1663 में। कब हुआ था, 63 में। और लास्ट फोलियो जो कि फोर्थ फोलियो था वो कब आया था, 1685 में आया था।
अगला अगर हम बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद अ पायरेट्स, तो ये बुक के लेखक कौन है? शेक्सपियर्स फाइट विद अ पायरेट्स, तो इसके लेखक हैं A.W. पोलार्ड। अगला बात करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट है, द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, ये एक इमिटेबल एसे है, इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ, टॉमस डिक्वेंसी के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो का ही अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। पहला क्या कहा गया है? यट का मतलब होता है दोस्तों फिर भी। हु किसने, फिर भी किसने, वुड हैव थॉट सोचा होगा, द ओल्ड मैन इस बूढ़े आदमी में, टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, कि इतना ज़्यादा खून होगा। फिर भी किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े आदमी में इतना खून होगा? ये किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा था। ये एक्चुअली उस समय कहा था जब राजा डंकन मैकबेथ के कैसल में आए हुए थे और वहाँ पर राजा डंकन की हत्या कर दी जाती है। तो जो हत्या वाला स्थान होता है वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है, खून से लथपथ होती है उसकी लाश, और उस वक्त वो लेडी मैकबेथ जो है इन लाइनों को कहती हैं कि फिर भी किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े आदमी में इतना ज़्यादा खून होगा। अगली लाइन हमारी कौन सी है? अगली लाइन है, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, यहाँ अभी भी खून की गंध है, यहाँ पर अभी भी खून में स्मेल आ रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरबिया की सारी परफ्यूम, सारी इत्र विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इन छोटे हाथों को महका नहीं सकती। वो कहती हैं, लेडी मैकबेथ कहती हैं, जब लेडी मैकबेथ के हाथों में खून लगा हुआ होता है तो उस वक्त वो कहती हैं कि अरब की जितनी भी परफ्यूम है वो सब ला करके अगर मेरे हाथों में लगा दी जाए तो वो परफ्यूम भी मेरे इन छोटे हाथों को महका नहीं सकती। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, यहाँ पर वो कहते हैं कि ओह कितना बढ़िया बाहरी झूठ है। कहते नहीं, झूठ बोलने वालों की कोई रूपरेखा नहीं होती, कोई तौर तरीका नहीं होता, वो झूठ को भी बड़े अच्छे ढंग से बोल देते हैं। तो कौन कहता है? एंटोनियो कहता है। किसमें? इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। कहाँ से? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। अगला स्टेटमेंट है हमारा, फॉर बीनस स्माइल्स, बीनस एक देवी होती हैं, स्माइल्स मुस्कुराती हैं। नॉट, वो कहाँ नहीं मुस्कुराती, उन बीनस का वास जो है वो कहाँ नहीं होगा। नॉट इन अ हाउस, एक ऐसे घर में वो कभी नहीं जाती हैं। ऑफ टीयर्स, जहाँ पे दुख हो, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख नहीं होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख नहीं होगा। बस ये बात है। कौन कहता है? ये पेरिस कहती हैं। कौन कहता है? पेरिस कहता है, और रोमियो एंड जूलियट नामक प्ले में कहता है। अगला, उन्होंने कहा, आई विल किस दाई लिप्स, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा। हैप्पली सम पॉइजन एट दोथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद द रेस्टोरेटिव, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा, शायद उनमें अभी भी कुछ जहर है जो मुझे पुनर्जीवित कर देगा। रोमियो और जूलियट में ये बात कौन कहता है? तो जूलियट कहती है। कौन कहता है दोस्तों? जूलियट कहती है। अगला है, फॉर नेबर वाज अ स्टोरी ऑफ मोरबो, फॉर नेबर वाज अ स्टोरी ऑफ मोरबो से मतलब ये है कि यदि महान देवता जूलियट और रोमियो में की जो कहानी की बात करते हैं, फॉर नेबर वाज अ स्टोरी ऑफ मोरबो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, यानी कि जूलियट और उसके रोमियो की इस कहानी से ज़्यादा दुखद कहानी कभी नहीं रही। ये किसने कहा और कहाँ कहा? रोमियो और जूलियट में किसने कहा? प्रिंस ने कहा है। किसने कहा? प्रिंस ने। अगला, इफ़ द ग्रेट गॉड बी जस्ट, इफ़ का मतलब होता है यदि, जो ग्रेट गॉड होते हैं, हमारे महान देवता होते हैं, वो जस्ट होते हैं। जस्ट का मतलब न्यायप्रिय होते हैं। दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन, वो क्या करते हैं? दे मीन्स बे कौन? ग्रेट गॉड्स, वो हमारे महान भगवान शैल असिस्ट करते हैं। असिस्ट का मतलब होता है दोस्तों मदद करते हैं, सहायता करेंगे। द डीड्स कार्यों में ऑफ जस्टिस मैन, न्यायप्रिय व्यक्ति के। वो ये कहते हैं जो हमारे महान न्यायप्रिय देवता होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के कार्यों में सहायता करते हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो एंटोनियो और क्लोपेट्रा से ली गई हैं। कहाँ से? एंटोनियो और क्लोपेट्रा से। अगला है, विद अ डिवोशन विसेज
एंड पायस एक्शन बी डू शुगर ओवर द डेवल्स हिमसेल्फ। दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। क्यों, कौन सी? पहली तो डिवोशंस विशेष का मतलब होता है भक्ति भाव के चेहरे से, और दूसरी चीज़ बताइए पायस एक्शन यानी कि पवित्र कर्म। जो हमारे पवित्र कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, उनसे हम शैतान को भी खुश करते हैं। बी डू शुगर ओवर द डेवल्स हिमसेल्फ। हम किसको? बुरे लोगों को भी हैप्पी कर सकते हैं इन दो चीज़ों से, एक तो भक्ति भाव के चेहरे से और दूसरा अपने पवित्र कर्मों से। बुरे लोगों पर भी विजय पा लेते हैं। किस में कहा गया है? हैमलेट में ये लाइनें नज़र आती हैं आपको। अगली लाइन की अगर हम बात करते हैं, वर्चू इटसेल्फ टर्न वाइज। जो वर्चू है, वर्चू का मतलब दोस्तों सद्गुण होता है, और इटसेल्फ का मतलब स्वयं ही। टर्न मीन्स बदल जाती है, और किस में बदल जाती है? 22 में। 22 का मतलब होता है पाप में। जो हमारे सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, महान गुण होते हैं, वो स्वयं ही पाप में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग मिस अप्लाइड। मिस अप्लाइड का मतलब गलत तरीके से अप्लाई किया जाता है, उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी मेरे दोस्तों जो 22 का मतलब होता है हमारे पाप, बुरे काम। समटाइम्स कभी कभी बाई एक्शन कार्यों से कैसे हो जाते हैं? डिग्निफाइड हो जाते हैं, गरिमापूर्ण हो जाते हैं, बहुत प्यारे हो जाते हैं। तो कहते हैं कभी कभी जो पाप होते हैं वो कभी कभी कर्मों के द्वारा, एक्शन के द्वारा गरिमापूर्ण हो जाते हैं। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो रोमियो एंड जूलियट से ली गई हैं। अगली लाइन है हमारी, फुलविया इज द वाइफ ऑफ फुलविया। किसकी पत्नी दिखाई जाती है? तो एंटोनियो की पत्नी दिखाई जाती है। अगला बात करें हम, The barge she sat in like a varnished throne wound on the water. These lines are uttered by Enobarbus. ये लाइनें एनोबार्बस के द्वारा बोली जाती हैं। Who is she here? यहाँ पर सी कौन है? सिर्फ इतना पूछा है। ये जो सी शब्द है, सी प्रोनाउन है, वो किसके लिए यूज किया गया है? तो क्लोपेट्रा के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? क्लोपेट्रा के लिए सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगली लाइन है हमारी, Celerity is never more admired than by the नेग्लिजेंट। जो सिलैरिटी है, सिलैरिटी का मतलब यहाँ पर सिलैरिटी की जो प्रशंसा कभी भी लापरवाह लोगों से अधिक नहीं होती। एक कथन किसने कहा? तो क्लोपेट्रा ने कहा था। अगला लाइन हमारा, आई नो द डेवल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन, आई नो दैट अ वुमन इज अ डिश ऑफ द गॉड्स। इफ द डेवल ड्रेस हर नॉट हु अटर्ड एंड फेयर। तो ये क्लाउन कहता है, और किस में कहता है? एंटनी और क्लोपेट्रा में बोलता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि जो डेवल है वो स्वयं एक औरत को, एक वुमेन को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक औरत, एक वुमेन, देवताओं का, जो देवता लोग होते हैं उनका क्या है? व्यंजन है, डिश है। अगर शैतान उसे कपड़े ना पहनाए। ये कथन किसने और कहाँ कहा? ये बात कही गई है तो एंटनी और क्लोपेट्रा में। जो क्लाउन होता है, क्लाउन का मतलब जो जोकर होता है, वो कहता है इस बात को। और अगली लाइन देख लो, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स प्रिंच। यानी कि जो स्ट्रोक ऑफ डेथ होता है, मृत्यु का आघात। स्ट्रोक ऑफ डेथ का मतलब, स्ट्रोक मीन्स कहते हैं ना, स्ट्रोक पड़ गया उनको, आघात लग जाना। ऑफ डेथ मृत्यु का, इज मीन्स है, एज मीन्स की तरह। मृत्यु का आघात किसकी तरह है? तो लवर्स पिंच की तरह है। किसकी तरह है? लवर्स पिंच। लवर्स पिंच यानी कि जैसे प्रेमी लोग नहीं होते, चुटकी लेते हैं आपस में, ठीक है, उसकी तरह। विच हर्ट्स, जो तुम्हें हर्ट करता है, पीड़ा देता है, चोट पहुंचाता है। एंड इज डिजायर्ड हु अटर्स। ये कौन कहता है? क्लोपेट्रा बोलती है। अगला, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये लाइनें दोस्तों एज यू लाइक इट से ली गई हैं। कहाँ से? एज यू लाइक इट से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इट इज़ बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल्फ। यानी कि इट इज़ बेटर प्लेइंग। बेटर प्लेइंग का मतलब अधिक अच्छा है खेलना, और किसके साथ? लॉयंस वेल्फ के साथ। लॉयंस वेल्फ किसको बोला जाता है? शेर के बच्चे को बोला जाता है। देन विद एन ओल्ड वन डाइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेर के बच्चे के साथ खेलना एक मरते हुए बूढ़े के साथ खेलने से बेहतर है, बेटर है, कहीं अधिक अच्छा है। ये लाइनें एंटनी एंड क्लोपेट्रा से ली गई हैं। अगला बोला गया है, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। अगर कोई शिकार हो जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना कितना अच्छा है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं? तो 12th नाइट से ली गई हैं। और अगला स्टेटमेंट है हमारा, फॉर द अप्रैल ऑफ्ट प्रोक्लेम द मैन
इज़ फ्रॉम हैमलेट। ये कहाँ से? हैमलेट से ली गई हैं। ठीक है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट से। और अगला स्टेटमेंट देख लो, बहुत प्यारा। यहाँ पे कहा गया ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, प्रोवोक्ट करती है थीप्स, चोरों को, सूनर देन गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज यू लाइक इट की लाइन है कि जो सुंदरता होती है वो चोरों के लिए, जो थीप्स होते हैं, चोर होते हैं, चोरों को सोने से भी अधिक आकर्षित करती है। यानी कि जो गोल्ड और एक ब्यूटी क्वीन उनके सामने, चोरों के सामने रख दी जाए तो वो गोल्ड ना लेकर के ब्यूटी क्वीन को चुनेंगे, यानी कि सुंदरता को चुनेंगे, कोई सुंदर लड़के को चुन लेंगे। तो यही बात एज यू लाइक इट में बोली गई है कि जो सुंदरता होती है वो चोरों को सोने से भी जल्दी आकर्षित करती है। जितना जल्दी सोना उन्हें आकर्षित नहीं करेगा, जितना जल्दी ब्यूटी आकर्षित कर लेगी। ऑल ओरेटर आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीडेथ। वो कहते हैं जब सुंदरता की दुहाई दी जाती है तो सभी वक्ता मूक हो जाते हैं। ऑल ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है सभी जितने ओरेटर हैं, वक्ता हैं, आर डम्ब, गूंगे हो जाते हैं। कब? व्हेन, जब ब्यूटी प्लीडेड, जब ब्यूटी की, सुंदरता की दुहाई दी जाती है। ठीक है, ये रेप ऑफ ल्यूक्रीज से लाइनें ली गई हैं और इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ऑल ओरेटर आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीडेड। ठीक है, रेप ऑफ ल्यूक्रीज। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट, संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। ध्यान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट, जो संक्षिप्तता होती है, ब्रेविटी का मतलब यहाँ पे संक्षिप्तता से है। इज द सोल ऑफ वेट, बुद्धि की आत्मा है। संक्षिप्तता जो है वो बुद्धि की आत्मा है। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट से ली गई हैं। आई एम श्योर केयर्स एन एनमिटी टू लाइफ, दिस लाइन इज। ये लाइनें कहाँ से ली गई? 12th नाइट से ली गई हैं। मुझे यकीन है कि चिंता जीवन की दुश्मन है। आप जितनी ज़्यादा चिंता करोगे उतना अपने जीवन के दुश्मन बनते चले जाओगे। ये पंक्तियाँ भी कहाँ से ली गई हैं? 12th नाइट से ली गई हैं। और अगला देखो नेक्स्ट, सी इज अ वुमन देयर फॉर मे बी वुड, सी इज अ वुमन देयर फॉर मे बी वॉन। वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है, वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? टाइटस एंड्रोनिकस से ली गई हैं। कहाँ से? टाइटस एंड्रोनिकस से। अनइजी लाइज दे हेड दैट बियर्स अ क्राउन। ये लाइनें कहाँ से ली गई? हेनरी 4th पार्ट 2 से ली गई हैं। मतलब क्या? अनइजी का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचैन कर देना। वह सिर पर बेचैन रहता है जो ताज पहनता है, यानी कि जब हम अपने सिर पर इस ताज को पहनते हैं तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। अगला उन्होंने कहा है when beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of prince। ये लाइनें जूलियस सीजर से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? जूलियस सीजर से। इन लाइनों का मतलब क्या हुआ? जब बेकारी मरते हैं तो कोई धूमकेतु दिखाई नहीं देता। जब बेगस डाई देयर इज़ नो कॉमेट सीन, किसी तरीके का कोई टूटता हुआ सितारा या तारा नज़र नहीं आता। राजकुमारों की मौत की खबर स्वयं आकाश में भड़क उठती है, और जब राजकुमारों की मौत होती है तो ये आकाश भी गरजने लगता है। कहाँ कहता है? जूलियस सीजर में ये लाइनें ली गई हैं। अगला, बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन। द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन, मतलब वीरता का श्रेष्ठ भाग विवेक है, बुद्धि है। आप तभी वीर हो जब आप बुद्धिमान हो। तो बेटर पार्ट क्या है वैलर का? वैलर का मतलब होता है वीरता, तो डिस्क्रिएशन है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, विवेक है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? हेनरी 4th पार्ट 1 से ली गई है। कहाँ से? हेनरी 4th पार्ट 1 से ली गई है दोस्तों। लेट फैन से स्टिल माई सेंस इन लीथ स्टीप। लीथ एक नदी है, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि हमारे मरने के बाद हमको उसी नदी में से लेकर के ले जाया जाता है और हम अपने जीवन की सारी कहानी भूल जाते हैं। तब वो कहता है कि लेट फैन से स्टिल माई सेंस इन लीथ स्टीप, इफ़ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। कल्पना को शांत रहने दो, मेरी इंद्रियों को लीथ में डूबने दो, लीथ नदी में डूब जाने दो मेरी इंद्रियों को। अगर सपने देखना ऐसा ही है तो भी मुझे सोने दो, मैं इन्हीं सपनों में खोया रहना चाहता हूँ। ठीक है, इन सपनों से जागना नहीं चाहता। कौन कहता है? सेवेसियन कहता है। किसमें? 12th नाइट में। हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन होता है जो इन सॉन्ग्स को गाता है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स, एज यू लाइक इट में इनको कौन गाता है? अमीन गाता है। कौन? अमीन।
ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। ये कौन कहता है? सारी दुनिया एक रंगमंच है। एज यू लाइक इट में इसको बोला जाता है जैकस के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? जैक्स के द्वारा। अगला, हु स्पीक द इपीलॉग इन एज यू लाइक इट, जो एज यू लाइक इट होता है उसमें इपीलॉग को कौन कहता है? तो रोजालिंड के द्वारा बोला जाता है। इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार, इसको हम कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो कि किसी प्ले के शुरुआत में होता है, और इपीलॉग हमेशा किसी प्ले के लास्ट में बोला जाता है। ठीक है, एज यू लाइक इट में जो लास्ट में सबसे स्पीच बोला गया है, इपीलॉग बोला गया, वो रोजालिंड के द्वारा बोला गया है, ध्यान बनाए रखना। अगला, बेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट हु रोट दीज लाइन्स, विलियम शेक्सपियर। अब वो क्या कहते हैं कि बेन का मतलब होता है जब द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मधुर मौन विचारों के सत्रों में मैं अतीत की यादों को समेटता हूँ। किसकी? आई सम अप का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, यादें होती हैं, ऑफ थिंग्स पास्ट, जो अतीत की यादें होती हैं, हमारे बीते हुए कल की यादें होती हैं, जब मैं उनको समेटता हूँ, जब मधुर मौन विचारों के सत्रों में, यानी कि जब भी मैं शांत होता हूँ, एकदम पीसनेस में होता हूँ, तो मुझे बीते हुए कल की मधुर यादों में खोया हुआ होता हूँ। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हैमलेट के द्वारा बोली जाती है कि इस दुनिया में सभी उपयोग मुझे कितने उबाऊ, बेकार लगते हैं। जितने भी उपयोग किए जाते हैं वो सब हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल लगते हैं, बेकार लगते हैं, स्टेल लगते हैं, वेरी थकाऊ लगते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? नेक्स्ट है, मैन जस्ट इंड्योर दे आर गोइंग हैंस इवन एज दे आर कमिंग हिथर, राइपनेस इज ऑल। ये जरूर ध्यान बनाए रखना। एक रेडीनेस इज ऑल होता है, एक राइपनेस इज ऑल होता है। तो राइपनेस इज ऑल आपके सामने दिया है, ए लाइन तो बेटा किंग लियर में है, लेकिन एक शब्द आता है रेडीनेस इज ऑल। वो कौन से प्ले में यूज किया गया, वो फ्रेज कौन से प्ले में यूज की गई, वो चीज़ आपको एक कमेंट बॉक्स करना है। तो फिलहाल इसको समझो, यहाँ पर क्या है कि मनुष्य को यहाँ से जाने के साथ साथ यहाँ आने के लिए भी सहन करना चाहिए। परिपक्वता ही सब कुछ है। राइपनेस का मतलब यहाँ पे परिपक्वता है, आपके मैच्योरिटीपन से है, इज ऑल सब कुछ है। जो जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसका मैच्योरिटीपन ही सब कुछ होता है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर, लेकिन बोली किसके द्वारा जाती है? एडगर के द्वारा बोली जाती हैं। किसके द्वारा दोस्तों? एडगर के द्वारा इसको बोला। अगला स्टेटमेंट है हमारा, द यंगर राइजेज। यंगर यानी कि युवा तब उठता है जब बूढ़ा गिरता है, यानी कि द ओल्ड दोथ का मतलब डज फॉल। ये लाइनें कहाँ से ली गई? किंग लियर से ली गई हैं, लेकिन बोलता कौन है? एडमंड बोलता है। कौन बोलता है? एडमंड। जब बूढ़ा गिरता है तब युवा उठता है, यानी कि जब बूढ़े यहाँ से चले जाते हैं तो उनका स्थान लेने के लिए कौन आ जाता है? युवा आ जाता है। यानी कि जब पुरानी पत्तियाँ गिर जाती हैं तो उनकी जगह पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं। अगला, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दिस सिनिंग। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आई एम अ मैन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पाप करने से ज़्यादा पापी है। यानी कि मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, जो पाप करने से ज़्यादा क्या है? सिनर है, पापी है। ये पंक्तियाँ किंग लियर की हैं, लेकिन ये बोलता कौन है? तो स्वयं किंग लियर ही बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, The art of our necessities is strange, then can make wild things precious. These lines are from King Lear। और कौन बोलता है? King Lear ही बोलता है। क्या कहा गया? The art of our necessities is strange। हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है, हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है, जो तुच्छ चीज़ों को भी मूल्यवान बना सकती है, जो बहुत वाइल्ड थिंग्स होती हैं उनको भी प्रीसियस बना सकती है। तो ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई? किंग लियर के द्वारा बोली गई हैं। अगला, विंटर्स टेल हैज़, विंटर्स टेल जो लिखी गई है, ठीक है, वो उसमें कोई राइमिंग नहीं है, देयर इज़ नो राइम। हैमलेट में कितनी लाइनें हैं? 4042 लाइनें हैं। एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा में कितनी लाइनें हैं? तो 3964 लाइनें हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन 2068 लाइन तो टेम्पेस्ट में हैं। ठीक है, ये सभी ध्यान बनाए रखना है आपको।
टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के किस पात्र को क्या निम्नलिखित वर्णन लागू होता है, ये आपको बताना है। तो नीचे एक आपका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो जरा देख लीजिएगा। द टेडियस, टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, और बाइजेकर का मतलब होता है बुद्धिमान। हु मेडल्स, मेडल्स का मतलब होता है किसी में मेडल्स हस्तक्षेप करना, ठीक है। हिज वे टू हिज डूम, डूम का मतलब होता है विनाश के मार्ग पे। तो उन्होंने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि वह एक उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने विनाश के मार्ग में हस्तक्षेप करता है, पोलिनियस होता है। एक बोलने वाला कौन होता है, पोलिनियस। बास्टर्ड नाम का कैरेक्टर, बास्टर्ड नाम का कैरेक्टर किस में दिखाया जाता है, किंग जॉन में। अगला उन्होंने कहा है कि विच इज सेट टू अ लैरिकल ट्रेजेडी, लैरिकल ट्रेजेडी किसको बोला जाता है, तो लैरिकल ट्रेजेडी रिचर्ड सेकेंड को बोला जाता है। लव्स लेवर लॉस्ट इज, ये क्या है, लव्स लेवर लॉस्ट जो है वो एक लैरिकल फार्स है। द टाइटल ऑफ लव्स लेवर लॉस्ट इज फ्रॉम, जो लव्स लेवर लॉस्ट का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जानकारी है कि अगर तुमसे पूछे कोई लव्स लेवर लॉस्ट का टाइटल जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्लोरियो के फर्स्ट फ्रूट से लिया गया है। अगला अगर हम बात करते हैं कि विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स, विलियम शेक्सपियर का कौन सा पात्र नजर आता है टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोव, ज्यू ऑफ माल्टा, बारबस, दो विद द डिफरेंस, तो वो कौन होता है, साइलॉक होता है। कौन होता है दोस्तों, साइलॉक होता है। यानी कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा पात्र मार्लो के माल्टा के यूदी या बाराबास के प्रत्यक्ष वंशज प्रतीत होता है। हालांकि इसमें एक अंतर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जाता है, वो जियो ऑफ माल्टा का साइलॉक और जो मर्चेंट ऑफ बेनेट का साइलॉक होता है उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है। तो ये विच कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है, साइलॉक कैरेक्टर है, किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो कि कहाँ से लिया गया, मार्लोव के जियो ऑफ माल्टा से। डॉगबेरी, अगला है लाइन हमारा, डॉगबेरी और बर्जेस, ये दो जो हैं पुलिस ऑफिसर होते हैं, एक किस में नज़र आते हैं, डॉगबेरी और बर्जेस, वो मच एडो अबाउट नथिंग में। ये दोनों कैरेक्टर मच एडो अबाउट नथिंग के हैं। अगला है विच इज सैड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजेडी किसको कहा जाता है, टाइटस एंड्रोनिकस को कहा जाता है। किसको, टाइटस एंड्रोनिकस को। विच प्ले बाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लाट, यानी कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा नाटक गन पाउडर प्लाट से प्रेरित था, ठीक है, तो मैकबेथ। कौन सा, मैकबेथ। अगला हमारा है नेक्स्ट, कोरस बाज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन, जो कोरस है की शुरुआत उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है शेक्सपियर ने, किस में कराया था, किंग हेनरी फिफ्थ में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कोरस नाम के कैरेक्टर को किस में इंट्रोड्यूस कराया गया, किंग हेनरी फिफ्थ में। अगला है कोरस बाज, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी, बहुत प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं ये। सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी बट सैड मॉरलिटी ओवर वेज देयर पावर, हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ पेलिया whose action is no stronger than a flowers, these lines are from, तो ये लाइनें जरूर याद रखना, ये इतनी बारी लाइनें, सेंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी, इतनी लाइनें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। इस सोनेट नंबर 65 की लाइनें हैं। कहाँ की हैं, सोनेट नंबर विलियम शेक्सपियर का 65 है, 65 की लाइनें हैं, ठीक है। अगला, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के तीसरे पुत्र हैं ये विलियम शेक्सपियर। कॉमेडी ऑफ एरर इज़ द अडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़ मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज, क्या है, मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज है। अगला, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोइम्स वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीज, एक किसको उन्होंने डेडिकेट किया है इन दोनों पोइम्स को, हेनरी रोएथस्ले और अर्ल ऑफ सदप्टन के लिए। अगला, डार्क लेडी अपीयर होती है विलियम शेक्सपियर के सोनेट में नज़र आती है, किसमें, विलियम शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 26 सोनेट जो हैं वो डार्क लेडी को ही डेडिकेट किए हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट इज हैज़ बीन टेकिन, एज यू लाइक इट की स्टोरी कहाँ से ली गई, थॉमस लॉज के रोजालिंड से ली गई है। अगला, लव्स लेवर लॉस्ट वाज रिटन एन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल में, किसमें, लिलीज के स्टाइल में, यानी कि लव्स लेवर लॉस्ट की लिली की शैली में, जैसे लिली लिखते थे उसी तरीके का एक इमिटेशन है, नकल है, कॉपी है। अगला, अगर हम बात करते हैं
नेक्स्ट क्या है हमारा फैमिलियर, उन्होंने क्या फैमिलियर इज द माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड दीज वर्ड्स अपियर हेनरी फिफ्थ में, ये शब्द अपियर होते हैं, कहाँ नजर आते हैं, हेनरी फिफ्थ में। अगला है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ठीक है, ये किसका कमेंट है, कौन क्रिटिकल कमेंट करता है, जॉन रस्किन करते हैं। अगला हु अमंग दी विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गोल्सवर्दी वाज बॉर्न फर्स्ट, इन चारों राइटर्स में सबसे पहले जन्म किसका हुआ है, तो विलियम शेक्सपियर जो हैं वो सबसे पहले जन्मे। और ये सत्य भी है कि जो भी जितने भी टीजीटी के राइटर हैं, चारों राइटर में विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो सबसे पहले हुआ है, ठीक है। इसके बाद जॉन मिल्टन, फिर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे और इसके बाद कौन आएंगे, जॉन गोल्सवर्दी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। चलो आज की वीडियो में हम सबसे पहले कोटेशन को डिस्कस करते हैं। और हमारी सबसे पहले कोटेशन कौन सी है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क राज्य में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये बात कौन बोलता है, तो मर्सिलस बोलता है। किसमें बोलता है, हैमलेट प्ले में बोलता है। अगला है ओ डैट वन में स्माइल, वह मुस्कुरा सकता है, एंड स्माइल और मुस्कुरा सकता है, एंड बी अ विलेन और खलनायक बन सकता है। ये लाइनें कहाँ ये से ली गई हैं, तो ये लाइनें भी हमारी कहाँ से ली गई, हैमलेट से ली गई हैं। अगला है कि हिक इट यूबीक्यू, इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हेयर एंड एवरीवेयर, यानी कि यहाँ और हर जगह। हैमलेट एड्रेस करता है दिस इन लाइनों को टू अ घोस्ट, किसके लिए, घोस्ट के लिए। और कौन से प्ले में, हैमलेट प्ले में। तो इसमें इनका मीनिंग पूछा है, व्हाट डज इट मीन, यानी कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, तो इस फ्रेज का मीनिंग है हेयर एंड एवरीवेयर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो। वो कहते हैं कि हेवन और अर्थ में और भी बहुत सारी चीजें हैं होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। आपके दर्शन में जितने सपने देखे जाते हैं, आप जितने भी सपनों को देखते हो, उससे कहीं अधिक चीजें हैं इस दुनिया में, इस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर। ये जो होरेशियो होता है वो इन लाइनों को कहाँ बोलता है, हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। अच्छा, कौन बोलता है, माफ करना, हु एड्रेसेस, कौन एड्रेस करता है इन लाइनों को होरेशियो के लिए, तो कौन करता है, हैमलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज, ये कौन कहता है, पोलिनियस कहता है। किससे कहता है, रेनाल्डो से कहता है। क्या कि जो इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस का मतलब होता है, जो अप्रत्यक्ष हमारे संकेत होते हैं, अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पोलिनियस कहता है रेनाल्डो से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी प्यारी सी कोटेशन आ गई है आपके सामने, डाउट दाउ दी स्टार्स आर फायर, डाउट दैट दी सन दोथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव। वो कहते हैं कि संदेह करो कि तारे आग हैं, ये भी आप संदेह कर सकते हो। इस बात में भी संदेह कर सकते हो कि सूरज चलता है। सत्य के झूठ होने पर संदेह कर सकते हो, लेकिन आप इस बात में कभी भी संदेह मत करना कि मैं आपको प्यार नहीं करता, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है, हैमलेट कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर देयर इज नथिंग, कुछ भी यहाँ पर आइदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बट थिंकिंग मेक इट सो, बल्कि हमारी सोच ही हमको अच्छा और बुरा बनाती है। ये बात हैमलेट कहता है। किससे कहता है, रोजन क्रेंटन से कहता है। डज कॉन्सेंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज, ये भी बात कौन कहता है, हैमलेट कहता है। कौन कहता है, हैमलेट करता है। दस का मतलब यहाँ पे इस प्रकार है, यानी कि कुछ भी इस प्रकार विवेक हम सभी को कायर बना देता है। कॉन्सेंस पावर जो हमारी होती है, डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सबको क्या बना देता है, कॉवर्ड बना देता है, कायर बना देता है। यानी कि हमारा विवेक ही हम सभी को कायर बना देता है। कौन कहता है, हैमलेट कहता है दोस्तों। कौन कहता है, हैमलेट कहता है। अगला है आवर थॉट्स आर आवर, हमारे विचार हमारे हैं, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, लेकिन इनका जो अंत होता है वो हमारा नहीं है। ये कौन कहता है, हैमलेट प्ले में
कौन कहता है? जो प्लेयर किंग होते हैं वो कहते हैं किसमें? हैमलेट प्ले में। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले? जो माउस ट्रैप होता है प्ले इन प्ले होता है हैमलेट में, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजाइगो। क्या होता है? मर्डर ऑफ गोंजाइगो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन द प्ले इन हैमलेट? द माउस टेप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजाइगो, ये उसका नाम है। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजाइगो। और हैमलेट प्ले में जो प्ले इन प्ले होता है उसमें जो गोंजाइगो दिखाया जाता है उसकी पत्नी का नाम बैप्टिस्टा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स दी गैल्ड जेड बिन्स आवर विदर्स आर अरन। ये लाइनें कहाँ होती हैं? ये लाइनें भी हैमलेट में बोली जाती हैं। अगला है, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। टू स्पीक ए क्वीन गर्ट्रूड बोलती हैं, अरे हैमलेट तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में काट दिया है। ओ हैमलेट तुमने मेरे दिल को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कहता है? रानी गर्ट्रूड कहती हैं इस बात को, ठीक है। क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अगला, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेवल और थ्रो हिम आउट विद वॉन्डरस पोटेंसी हु इज द स्पीकर। ये लाइनें भी कौन बोलता है? हैमलेट ही बोलता है। क्या बोलता है? वो कहता है क्योंकि उपयोग प्रकृति की छाप को लगभग बदल सकता है और या तो शैतान को ठिकाने लगा सकता है या उसे बाहर निकाल सकता है अद्भुत शक्ति के साथ। और इसको कौन बोलता है? हाँ, विद वॉन्डरस पोटेंसी, ये एक अद्भुत शक्ति के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। तो हैमलेट कहता है। नेक्स्ट, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश ऑफ माई मदर होम डज हैमलेट स्पीक हियर। तो किंग क्लाउडियस के लिए बोलता है। मेरी माँ, पिता और माता, पति और पत्नी, ये सब क्या है? एक प्रकार का ह्यूमन शरीर है, एक प्रकार का मानव शरीर है, तन है। इसीलिए मेरी माँ, यहाँ हैमलेट, यहाँ पर जो हैमलेट है वो किससे बातें कर रहा है इस तरीके की? तो किंग क्लाउडियस से बातें कर रहा है। बी नो, हम जानते हैं, डेट की, बी आर, हम हैं, बट बी नो नॉट व्हाट बी मे बी। ये बहुत प्यारी लाइन है। हम जानते हैं कि हम क्या हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। तो ओफेलिया कहती है। कौन कहता है? ओफेलिया कहती है। और अगली लाइनें हमारी किंग क्लाउडियस द्वारा बोली जाती हैं। मेन सारो कम्स, जो सारो दुख होते हैं वो आते हैं। दे कम नॉट सिंगल स्पाइसेस बट इन बटालियन। वो कहते हैं जब जो दुख आते हैं हमारे ऊपर वो अकेले नहीं आते बल्कि सेना में आते हैं, बटालियन में आते हैं, एक नहीं हजारों आते हैं। तो ये कौन कहता है? किंग क्लाउडियस कहता है। यानी कि दुखों की बौछार होने लगती है जब दुख आना शुरू होते हैं। बेयर्स द अफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। जहाँ पर अफेंस है वहाँ पर तुम अपनी जो ग्रेट एक्स है, बड़ी सी कुल्हाड़ी है, उसको गिरा दो। ये कौन कहता है? किंग क्लाउडियस कहता है। फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, ग्रोइंग टू अपलायर्जी डाइज टू हिज ओन टू मच। ये कौन कहता है? ये भी क्लाउडियस कहता है। और क्लाउड हैमलेट के द्वारा अब अगली स्टेटमेंट है। नाउ गेट्स यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर सी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है कि अब तुम उस महिला के चैम्बर में जाओ, कक्ष में जाओ और उससे कहो कि उसे 1 इंच पेंट करने दो, उसे उसके कक्ष में आना ही होगा। और इस तरीके की बातें करके उसको हंसाओ। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। अगला कोटेशन है हमारा, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड। डिवाइनिटी जो है वो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है। ये कथन किसका है? हैमलेट का है। ऑसरिक अपीयर्स इन, ऑसरिक नाम का कैरेक्टर किसमें दिखाई देता है? तो हैमलेट प्ले में। ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट, जो ऑर्सिनो होता है वो कहाँ का ड्यूक दिखाया जाता है? तो ड्यूक ऑफ इलेरिया दिखाया जाता है। और कौन से प्ले में? ट्वेल्थ नाइट प्ले में ड्यूक ऑर्सिनो, इलेरिया का ड्यूक दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इज इट अ वर्ल्ड टू हिड या हाइड बर्चूज इन। क्या यह बर्चूज को छुपाने की के लिए एक दुनिया है? यानी कि क्या हम इस दुनिया में अपने बर्चूज को छुपा सकते हैं? हु सेज, ये कौन कहता है? सर टॉबी कहता है। किससे? सर एंड्रयू से कहता है। सेजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड। सेजेरियो एक नाम था जो अडॉप्ट किया गया था एक कैरेक्टर के द्वारा इन डिस्गाइज, भेष बदलने के लिए। आइडेंटिफाई हिम और हेर, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। वो कौन था? वियोला थी। वियोला ने अपना जब भेष बदला था तो भेष बदल करके अपना नाम क्या रख लिया? सिजेरियो रख लिया, जब वो लड़का बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स मीन्स रोकती है अ बैड मैरिज को। तो बैड मैरिज का मतलब जो बुरी शादी होती हैं, ठीक है, उनको रोकती है। दिस इज अटर्ड बाई फिस्टी, किसके द्वारा, फिस्टी के द्वारा बोला गया है। नेम दी प्ले, लेकिन कौन से प्ले में बोला गया है, तो ट्वेल्थ नाइट में बोला गया है। अगला है हमारा इन्फर्मिटी दैट डिकेज डिवाइस, जो हमारी इन्फर्मिटी होती है, दुर्बलता होती है, वो डिके कर देती है, नष्ट कर देती है, किसको, वाइज को, हमारी बुद्धि को। दोथ डज एवर मेक दी बेटर फूल, और वहीं श्रेष्ठ को भी मूर्ख बना देती है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये दुर्बलता उसको भी मूर्ख बना देती है। ये कथन किसका है, माल बोलियों का है। अगला क्वेश्चन है, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, तो इस प्ले में सेल्फ लव करते हुए कौन दिखाया जाता है, यानी कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, माल बोलियो एंड taste with a distempered appetite, who speak this about मालवोलियो, मालवोलियो के बारे में ये कौन बोलता है, तो कौन बोलता है, ओलिविया बोलता है। और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना, ये लाइन इतनी जरूर लाइन ध्यान बनाए रखना है कि सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवोलियो, ठीक है, कौन बोलता है, ओलिविया। प्रेजेंट mirth hath present laughter, प्रेजेंट mirth हैज प्रेजेंट लाफ्टर, मतलब जो वर्तमान के उल्लास में वर्तमान की हंसी है, यानी कि आप अपने आज में ही जितना हैप्पी रह सकते हो वो रह सकते हो, आगे क्या होगा ये अभी तक अनिश्चित है, ये कोई नहीं जानता। व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हम लोग अनश्योर हैं, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। ये बात कौन कहता है, फीस्टे कहता है। अगला, यूथ्स आर स्टफ विल नॉट इंड्योर, जो यूथ्स है यानी कि जो युवावस्था एक ऐसी चीज है जो कभी टिकती नहीं है, इंड्योर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, युवावस्था के बाद बुढ़ापा आएगा, ठीक है, तो ये सबके साथ होना है। दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, ये भी कौन कहता है, तो ये भी बात कौन कहता है, फीस्टे कहता है। नेक्स्ट है हमारा, आर्ट एनी मोर देन अ स्टेवार्ड, वो कहता है क्या तुम स्टेवार्ड से अधिक कुछ हो। फिर कहता है, डज दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस, क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा वर्चुअस हो, बहुत ज़्यादा गुणवान हो। और देयर सेल बी नो मोर केक एंड आयल, आयल से मतलब यहाँ पे शराब है, इसीलिए अब तुमको ना तो कोई केक मिलेगा और ना ही अब तुम्हें पीने के लिए शराब मिलेगी। ये कौन कहता है, सर टॉबी बेल्च कहता है। अगला कोटेशन है हमारा, बहुत प्यारा सा कोटेशन है, सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सब हैव ग्रेट ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये बहुत प्यारी सी लाइन है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ये कौन, आगे देखो इसमें माल बोलियो दी स्टेवर्ड टू ओलिविया, स्टेवर्ड मीन्स प्रबंधक भी कह सकते हो, मैनेजर, जो ओलिविया का मैनेजर है, स्टेवर्ड है, प्रबंधक है। रीड्स दिस इन अ लेटर फॉर्ज बाय मारिया, इन विच प्ले डज मालवोलियो अपीयर, और कौन से प्ले में मालवोलियो नाम का कैरेक्टर आता है, तो ट्वेल्थ नाइट में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ओलिविया का स्टेवर्ड कौन दिखाया जाता है, ओलिविया का स्टेवर्ड कौन दिखाया जाता है, मालवोलियो, ठीक है। और जो मालवोलियो होता है वो मारिया के द्वारा लिखा गया एक फॉर्ज लेटर होता है, जाली पत्र होता है, उसको पढ़ता है, ठीक है। तो ये कहानी है, इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो मालवोलियो किस नाटक में दिखाई देता है, यानी कि मालवोलियो नाम का कैरेक्टर वो कौन से प्ले में है, तो ट्वेल्थ नाइट में है, बस इतना ध्यान रखना। द फॉर्ज लेटर, जाली पत्र, नकली लेटर, मींट फॉर मालवोलियो इज साइंड, यानी कि फॉर्चुनेट अनहैप्पी, फॉर्चुनेट इनहैप्पी, उसके लिए तो बस यही था। अगला क्या है हमारा नेक्स्ट, ए वन शुड बी अ प्रे, पी आर ई वाई का प्रे का मतलब होता है शिकार होना, और पी आर ए वाई कहीं लगा हो तो इसका मतलब होता है प्रार्थना। हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन देन द वुल्फ हु इज द स्पीकर, वो कहते हैं अगर कोई शिकार हो जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना कितना अच्छा होता है, कितना बेहतर होता है। ये कौन कहता है, ओलिविया कहती है। लव साउट इज गुड बट गिव इन अनसाउट इज बेटर, बहुत प्यारी सी लाइन है, मांगा गया प्यार अच्छा है लेकिन बिना मांगे दिया गया प्यार और भी बेहतर है। बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, तो ध्यान बनाए रखना कि मांगा का जो हम लोग प्रपोज करते हैं, मांगा गया जो प्यार होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन बिना प्रपोज किए तुम्हारे सामने कोई प्रपोज करता है, बिना मांगे दिया गया जो प्यार होता है वो और भी बेहतर होता है। ये कौन कहता है,
ओलिविया के द्वारा बोला जाता है। टू होम डज शी अटर, लेकिन वो बोलती किसको है? वियोला को बोलती है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यूथ इज वॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड आर बारोड हु स्पीक, तो इन लाइनों को भी ओलिविया कहती है कि जो यूथनेस है हमारे अंदर, युवापन अक्सर भीख मांगने या उधार लेने से कहीं ज़्यादा खरीदा जाता है। कौन बोलता है? ओलिविया। अगला, आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डाउरी, वो कहते हैं मैं अपने दहेज के आधे हिस्से के लिए भी उसका गर्भपात नहीं होने दूंगी, मिस कैरी नहीं होने दूंगी। ओलिविया अटर्स दिस, और फॉर होम डज शी अटर, वो किसको ये बोलती है? तो मालवोलियो को बोलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज अटर्ड बाई फिस्टे, फिस्टे के द्वारा बोली गई हैं लाइनें। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है इन लाइनों का? ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन प्ले एनी पार्ट, मैं कोई सी भी भूमिका निभा सकता हूँ, और अथवा इज फिट फॉर एनी पार्ट, और किसी भी भूमिका में मैं फिट हो सकता हूँ, इसका मतलब ये है। तो ये लाइनें जरूर ध्यान बनाए रखना है आपको। ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग यही है कि आई कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट, वह कोई भी भूमिका निभा सकता है या किसी भी भूमिका के लिए वो उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवेंस हार्ट विद इन अ डू हु स्पीक दीज लाइन्स, तो ड्यूक ऑर्सिनो कहता है। कौन कहता है? ड्यूक ऑर्सिनो। अगला है हमारा, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन दीज than these two creatures which is Sebastian, who is the speaker? एंटोनियो। इसको कौन बोलता है? एंटोनियो बोलता है। क्या बोलता है कि तुमने खुद को कैसे विभाजित कर लिया? हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ, तुमने अपने आप को कैसे विभाजित कर लिया है? जैसे एक सेब दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्या अगली लाइन में कहा? एन एप्पल क्लेफ्ट का मतलब होता है विभाजित हो जाना, इन टू दो भागों में, इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रिएचर्स, और फिर वो ये भी कहते हैं कि इन दो प्राणियों से अधिक जुड़वा नहीं है। सेबेस्टियन कौन है? और यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज सेबेस्टियन, दूसरा हु इज द स्पीकर, और स्पीकर कौन है इन लाइनों का? एंटोनियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई शैल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, बहुत प्यारी सी लाइन है, बड़ी हंसी आती है। मैं तुम सब से बदला लूंगा। आई शैल बी रिवेंज्ड, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और दी होल पैक ऑफ यू का मतलब तुम सबसे बदला लूंगा। ये कौन कहता है? मालवोलियो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम अभी जितना मेरे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो मैं तुम सबसे बदला लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। इससे पहले दो वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली, ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड, हु सेड, ये किसने कहा? क्वींस ने कहा था। लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी, द लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। बहुत प्यारी लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान बनाए रखना। पहला क्या गया? लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी, इसलिए प्रेम और सरल भाषा में बात करना ही मेरी क्षमता है। किसमें? प्रेम और सरल भाषा में, लव और सिंप्लिसिटी में बात करना ही मेरी क्या है? क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है। और कम से कम बोलना ही मेरी क्षमता है, और मैं जितना पॉसिबल हो सकता हूँ मैं लीस्ट स्पीक करता हूँ, जितना हमसे संभव हो सकता है उतना मैं कम बोलने का प्रयास करता हूँ। डेट इज माई कैपेसिटी, यही मेरी क्षमता है। कौन कहता है? थियसिस कहता है। अगला नेक्स्ट कौन सा है हमारा? कि ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। बहुत गहरी बात कह दी है। ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हु स्पीक एंड टू होम, सीजर कहता है। किससे कहता है? एंटनी से कहता है। वह बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, लेट अस बी अ सेक्रीफाइसर, हमको क्या बनना चाहिए? सेक्रीफाइसर बनना चाहिए, बलिदान करता बनना चाहिए। हमें अपने प्राणों की
आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बनना चाहिए, बट नॉट बुचर्स, लेकिन हमें कभी भी कसाई नहीं बनना चाहिए, बुचर्स नहीं बनना चाहिए, हमें दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कीज कहता है हु इज द स्पीकर, तो इसका स्पीकर कौन है, ब्रूटस है, और ब्रूटस कहता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट हमारा, कॉवर डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट बैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो कॉवर्ड्स लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो वीर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, मृत्यु का स्वाद केवल एक बार ही चखते हैं। ऐसा कौन कहता है, तो सीजर कहता है। अगला देखिए हमारा, सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर हु अटर दीज वर्ड्स। तो कौन कहता है, सीजर कहता है। क्या कहता है इन लाइनों में, कि सीजर को तो आज डर के मारे घर पर ही रहना चाहिए, तो वह हृदयहीन हो जाएगा। कौन कहता है, सीजर कहता है। यानी कि सीजर शुड बी अ बेस्ट, वो बेस्ट है विदाउट अ हार्ट, इफ ही शुड स्टे, इफ यदि ही मीन्स उसे शुड चाहिए, स्टे ठहरना चाहिए, एट होम घर पर, टुडे आज, फॉर फियर डर के मारे। तो ये ऐसे शब्द कौन कहता है, सीजर कहता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा लाइन है, आई हैव अ मैंस माइंड बट अ वुमेन्स माइट हु सेज। यहाँ पर ब्रूटस की वाइफ जो पोर्सिया होती है वो कहती है, क्या कहती है, मेरे पास एक पुरुष का दिमाग है लेकिन एक महिला की ताकत है। आई हैव अ मैंस माइंड का मतलब मेरे पास एक पुरुष का दिमाग है, बट लेकिन अब वुमेन्स माइंड, लेकिन महिला की एक शक्ति है, महिला की एक ताकत है। तो ये ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया कहती है। ठीक है, अगला, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पोर्सिया नाम की एक कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना। ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटस बीस्ट। ब्रूटस बीस्ट कौन होते हैं, जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, एकदम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, उनके लिए बोला जाता है। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन्स, और जो आदमी है उसने अपने सभी रीजन्स को खो दिया है, मतलब उसने अपने विवेक को खो दिया है, और जो न्याय है ना वो क्रूर लोगों के पास चला गया है, यानी कि उनके हाथों की कठपुतली बन गया है। तो कौन कहता है, एंटोनी कहता है। किसमें, जूलियस सीजर में कहता है। नेक्स्ट है हमारा, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपीयर। ये कहाँ आता है, मैकबेथ में। फेयर इज फाउल का मतलब होता है अच्छा बुरा है, और बुरा अच्छा है, फाउल इज फेयर। तो ये लाइनें कौन बोलता है, बिचिच के द्वारा बोली जाती हैं। कौन से, मैकबेथ में। कौन से प्ले में, Had he not resembled my father as he slept, I had done it. Lady Macbeth speak these words. Who is he? Here Duncan. तो यहाँ पे जो ही प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया, तो किंग डंकन के लिए यूज किया गया है। इसमें एक्चुअली बोलती क्या है लेडी मैकबेथ, ये कहती हैं कि अगर वह सोते समय मेरे पिता जैसा नहीं दिखते तो ये सब मैंने किया होता। यानी कि मैं उनको मारने के लिए उनके पास गई, लेकिन जब मैंने उनको सोते हुए देखा तो बिल्कुल वो मेरे पिता के समान दिख रहे थे, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकी। तो लेडी मैकबेथ इन शब्दों को कहती हैं, और यहाँ पर किसके लिए बोलती हैं, तो ये डंकन के लिए बोलती हैं। यहाँ पे जो ही यूज किया गया वो भी किसके लिए यूज किया गया है, डंकन के लिए यूज किया गया है। अगला, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज डेड, हाउ इज इट देन हु इज द स्पीकर। तो इसको भी कौन कहता है, लेडी मैकबेथ कहती हैं। अ लिटिल वाटर है ना, इस वर्ग को थोड़ा सा पानी साफ कर देता। ठीक है, ये कितना आसान होता। अगला, ओ जेंटल लेडी, ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक द रिसेप्शन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल हु स्पीक। ये कौन कहता है, मैकडफ कहता है। हे जेंटल लेडी, जो मैं बोल सकता हूँ उसे सुनना तुम्हारा काम नहीं है। एक महिला के कान में बार बार कहना जैसे ही वह गिरता है हत्या कर देता है। कौन बोलता है, मैकडफ कहता है। कौन कहता है, मैकडफ। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफ्टी दस हु अटर्ड। ये कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। ऐसा होना और कुछ नहीं, बस सुरक्षित रूप से ऐसा होना है। कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। अगला है, माइन इटर्नल ज्वेल्स गिवन टू अ कॉमन एनिमी ऑफ मैन हु इज द स्पीकर। इसका स्पीकर कौन है, तो मैकबेथ कहता है इनको। कौन कहता है, माई इटर्नल ज्वेल, रत्न मनुष्य के सामान्य शत्रु को दिया गया है। यानी कि जो रत्न है वो मनुष्य के सामान्य शत्रु को भी दिया गया है। कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। गिव इन टू द कॉमन मैन ऑफ मैन। ठीक है, कॉमन एनिमी ऑफ मैन। ओके, अगला, थिंग्स। नेक्स्ट कौन सा है हमारा स्टेटमेंट, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स इज डन इज डन। ये जरूर याद बनाए रखना, व्हाट्स डन इज डन हु सेड। कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। जो हो गया
सो हो गया। यानी कि थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, जिन चीज़ों का कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, उन्हें बिना ध्यान दिए छोड़ देना चाहिए। शुड बी विदाउट रिगार्ड, बिना ध्यान दिए हुए छोड़ देना चाहिए। व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया। ये किसने कहा? मैकबेथ ने कहा दोस्तों। एंड यू ऑल नो, एंड मीन्स और यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट इनिमी, जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, वो मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कौन कहता है? हेकेट कहता है। और ये हेकेट कौन है? वो जो 3 विचेस दिखाई जाती हैं मैकबेथ में, उनकी मेन जो होती है यानी कि रानी होती है, वो हेकेट होती है। अगला है हमारा फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव, हु सेज, ये कौन कहता है? मैकडफ कहता है इन मैकबेथ में। कौन कहता है? शासन करने योग्य नहीं, जीने के योग्य नहीं। जो शासन करने के योग्य नहीं है वो जीने के योग्य भी नहीं है। बहुत प्यारी लाइन है। कौन कहता है? मैकडफ इन मैकबेथ में। फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव। ध्यान बनाए रखना क्या कहा गया है। छोटी सी लाइनें जरूर हैं लेकिन मीनिंग बहुत प्यारा सा है। जो शासन करने योग्य नहीं है वो जीने के योग्य भी इस दुनिया में नहीं है। किसने कहा? मैकबेथ में। किसने कहा? मैकडफ ने कहा था। अगला है हमारा नेक्स्ट, मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग, हु सेज, मैकबेथ सेकिंग करने के लिए तैयार है, तो कौन कहता है? मैल्कम कहता है। अगला, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, रात बहुत लंबी होती है जो कभी दिन नहीं निकलता। कभी कभी कोई रात इतनी लंबी हो जाती है कि हम उजाला देख ही नहीं पाते। हु अटर्ड, कौन कहता है? मैल्कम कहता है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश बिट, मंद बुद्धि से बेहतर है एक बुद्धिमान मूर्ख। कौन बोलता है ये बात? कौन कहता है? तो फीस्टे कहता है। अगली लाइन है, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मैड डेट, ओलिविया वुड मॉर्न द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एंड ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी वुड बी एबल टू सी हर फेस। कौन होता है? वैलेंटाइन होता है। ये लाइनें बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको हिंदी में भी बता देता हूँ। ओलिविया की नौकरानी से यह संदेश कौन लेकर आता है कि ओलिविया अपने प्रिय भाई की मृत्यु पर 7 वर्षों तक शोक मनाएगी और इस दौरान कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकेगा। तो कौन होता है? वो वैलेंटाइन होता है। तो वैलेंटाइन जो है ये मैसेज लेकर आता है, ये संदेश लेकर आता है। और किससे लेकर आता है? ओलिविया के मैड से। ध्यान बनाए रखना, ओलिविया की नौकरानी से ये संदेश लेकर के आता है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि ओलिविया की नौकरानी से ये संदेश लेकर कौन आता है? तो वैलेंटाइन लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग, हु सेज, ये कौन कहता है? जूलियट कहती है इन रोमियो एंड जूलियट में। मुझे तुम्हें बहुत प्यार से मारना चाहिए। आई शुड किल दी, मुझे तुमको बड़े प्यार से मारना चाहिए, विद मच चेरिशिंग। ठीक है, तो ये जूलियट कहती है। किसमें कहती है? रोमियो एंड जूलियट में। अगला है, हु इज डेड कैन टेल मी हु आई एम, कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? ये किसने कहा? किंग लियर ने कहा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड दूत फॉल, जो यंगर होते हैं जब युवा उठता है तो बूढ़ा गिर जाता है। ठीक है, ये कौन कहता है? एडमंड कहता है। और नेक्स्ट है एज, और प्यारी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज़। वॉन्टन बॉयज़ कौन से होते हैं? उन लड़कों के लिए कहा जाता है जो आवारा होते हैं, यानी कि एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज़ आर बी टू द गॉड्स। जिस तरीके से आवारा लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं उसी तरीके से भगवान के लिए हम, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, वो हमें अपने खेलों के लिए मारते हैं, मज़े के लिए मार देते हैं, मनोरंजन के लिए, है ना। कौन कहता है? किंग लियर कहता है, सॉरी माफ़ करना, ग्लाउसेस्टर कहता है। किस में कहता है? किंग लियर में। कौन कहता है? ग्लाउसेस्टर। अगला क्या है हमारा, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द बोस्ट हु अटर्स, तो कॉर्डेलिया कहती है कि हम पहले नहीं हैं जिन्होंने सबसे अच्छे अर्थ के साथ सबसे बुरा परिणाम भुगता है। हम कोई ऐसे ये पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा करके जो है बुरा परिणाम भोगता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बुरा होता है। अगला कॉर्डेलिया कहती है, नेक्स्ट, द नोबल फॉर्चून्स नो दिस डैट मैन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ सॉर्ड हु अटर्स, ये कौन कहता है? एडमंड कहता है। महान भाग्य के लिए ये जान लो कि मनुष्य समय के अनुसार होते हैं। ठीक है, कोमल मन होना चाहिए, आपकी तलवार नहीं। तलवार खींच करके या तलवार के सहारे कोई कोमल या कोई महान नहीं बनता।
बल्कि उसका दिल, उसका हृदय कोमल होना चाहिए। डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर। कौन कहता है ये बात? एक किंग लियर कहता है। कौन कहता है? किंग लियर कहता है। क्या तुम ये देख रहे हो? उसे देखो, उसके होंठ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, ऐसे करके चीखते हुए बोलता है। कौन? किंग लियर कहता है। नेक्स्ट अगला है अ मिडसमर नाइट ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नाइट ऑफ मिडसमर डे जून 24 इट इज। ये कौन सा दिन था? सेंट जॉन्स डे था। मिडसमर नाइट ड्रीम का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो 24 जून को मिडसमर डे की रात को किया जाना था। तो वो कौन सा दिन था? सेंट जॉन्स डे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम, थीसिस एंड हिप्पोलिटा। वो कहते हैं किस पेयर ने, मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स, यानी कि किस जोड़े का विवाह अ मिडसमर नाइट ड्रीम की कहानी के आधार पर होता है? तो थीसिस और हिप्पोलिटा का। अगला नेक्स्ट हमारी कोटेशन है कि हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में किंग ऑफ फेरीज कौन दिखाया जाता है? ओबेरॉन दिखाया जाता है। कौन? ओबेरॉन। अगला मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज आ, वो कौन दिखाई जाती है? एक फेरी दिखाई जाती है। नेक्स्ट लाइन देखो, डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर। मतलब क्या तुम ये देख रहे हो? उसे देखो, उसके होंठ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। कौन कहता है? किंग लियर कहता है। और नेक्स्ट क्या है हमारी? अ मिडसमर नाइट ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मिडसमर नाइट ड्रीम है वाज टू बी परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म किया जाना था ऑन द नाइट ऑफ मिडसमर डे जून 24 को। कब परफॉर्म किया जाना था? जून 24 को मिडसमर डे में इसको परफॉर्म किया जाना था। इट इज़, ये क्या था? सेंट जॉन्स डे, सेंट जॉन का दिन था, दिवस था, उस दिन इसको परफॉर्म किया जाना था। अगला, द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम, थीसिस एंड हिप्पोलिटा। मतलब क्या हुआ कि किस पेयर का विवाह अ मिडसमर नाइट ड्रीम की कहानी का आधार बनता है? तो थीसिस और हिप्पोलिटा की कहानी जो है मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी का आधार बनता है। अगला नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में किंग ऑफ फेरीज कौन दिखाया जाता है? तो ओबेरॉन दिखाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज, वो मस्टर्ड सीड कौन होती है मिडसमर नाइट ड्रीम में? तो वो भी एक फेरी दिखाई जाती है। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी एंगेज टू यंग हु सेज, ये कौन कहता है? हर्मिया कहती है। कौन कहता है? हर्मिया कहती है। क्या कहती है? कि ओ स्पाइट, इतनी उम्र हो गई कि कम उम्र में ही सगाई कर लेनी चाहिए। डैट मीन्स हर्मिया। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आइज, ओ हेल, दूसरे की आंखों से प्यार चुनना, यानी कि टू चूज का मतलब चुनना, लव प्यार, बाय अनदर्स आइज हु सेज, ये भी बात कौन कहता है? हर्मिया कहती है। और नेक्स्ट है हमारा, आई शैल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स। मतलब मैं 40 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बांध दूंगा। ये कौन कहता है? पक कहता है। पक, रॉबिन गुड फेलो, पक। और अगला पॉइंट, व्हाट इज लव इन इडलनेस। तो ये तो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लव इन आइडलनेस क्या है, ये किसको नाम दिया गया था? तो आ नेम गिवन टू अ फ्लावर, ये एक फूल को नाम दिया गया था, लव इन आइडलनेस। और किस में दिया गया था? मिडसमर नाइट ड्रीम में। अगला लाइन देखो कौन सा है हमारा, द वन आई शैल स्ले द अनदर स्लेथ मी, दिस इज फ्रॉम डेमेटेरियस, व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर? लाइसेंडर एंड हर्मिया। वो कहता है एक को मैं मारूंगा, देयर वन आई शैल स्ले, स्ले का मतलब मारना, एंड अदर स्लेथ मी, दूसरा मुझे मारेगा। एक को मैं मारूंगा, दूसरा मुझे मारेगा। ए डेमोटेरियस का है, एक और अन्य शब्द किसके लिए है? एक तो डेमोटेरियस के लिए यूज किया गया, एक को मैं मारूंगा, और दूसरा जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया? वो लाइसेंडर और हर्मिया के लिए यूज किया गया, ध्यान बनाए रखना। अगला पॉइंट क्या है, एंड आई एम सिक भेन आई लुक नॉट ऑन यू हु स्पीक एंड टू होम। आई एम सिक, वो क्या कहती है कि आई एम सिक, सिक का मतलब होता है बीमार हो जाना, और जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मुझे उल्टी सी महसूस होती है, मैं बीमार सी हो जाती हूँ।
कब बीमार हो जाती हूँ? व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं तुमको नहीं देखती हूँ। ये कौन कहता है? हु स्पीक एंड टू हुम? हेलना कहती है। किससे कहती है? डेमेटेरियस से कहती है। कौन? हेलना। किससे? डेमेटेरियस से। किसमें? मिडसमर नाइट ड्रीम में। अगला देखो कौन सा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यारा सा कि इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस। मतलब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो रात नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है मैं रात में नहीं हूँ। यानी कि तुम्हारा चेहरा देखते ही देखते पता नहीं कब रात गुजर जाती है, कब दिन गुजर जाता है, ऐसा पता ही नहीं चलता। तो इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो वो रात नहीं होती। देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, इसलिए मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं रात में नहीं हूँ। तो ऐसे प्यार भरे लम्हे, प्यार भरी बातें कौन कर रही हैं? हेलना कह रही हैं। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओ वाटम दाउ आर्ट चेंज्ड व्हाट डू आई सी ऑन दी। ओ वाटम तुम बदल गए हो, दाउ आर्ट चेंज्ड का मतलब तुम बदल गए हो। यहाँ पे दाउ का मतलब होता है यू, तुम बदल गए हो, तुम्हारी कला बदल गई है। व्हाट डू आई सी ऑन दी, यानी कि मैं तुम पर क्या देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बदला बदला देख रहा हूँ। कौन कहता है? ए स्नाउट कहता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतने ही हैं आज, हैं और भी हैं, नहीं है। ठीक है, इतने ही हैं आज के लिए, इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस हमारे वन लाइनर होंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि हाउ मैनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे? तो 37 प्लेज लिखे और 154 जो हैं वो क्या लिखे थे? सोनेट लिखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फ्रेज स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर। शेक्सपियर को कौन रेफर करता है? तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा विलियम शेक्सपियर को बोला गया था कि ये थोड़ा बहुत लैटिन भाषा और थोड़ी बहुत ग्रीक भाषा जानते हैं। स्टेडफोर्ड नाम का एक गांव है या शहर कह सकते हो, ठीक है, गांव है। इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज, एक बहुत प्यारा सा सुंदर गांव है। वो कौन से काउंटी में है? तो बार्कविकशायर काउंटी में है। अगला इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। जो विलियम शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज होती हैं उसमें प्रमुख डोमिनेंट नोट क्या होता है सर? तो कैरेक्टर इज डेस्टिनी दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है होलो फर्नेस इन लव्स लेवर लॉस्ट। और लव्स लेवर लॉस्ट क्या है? एक जो कन्वर्सेशन नहीं होता, कन्वर्सेशनल प्ले है, एक आम वार्तालाप वाला प्ले है जिसमें कॉस्टर्ड जो कि एक रस्टिक क्लाउन दिखाया जाता है यूजेज आर लॉन्गेस्ट वर्ड, और ये बहुत लंबा शब्द एक यूज करता है। ओनो रिफ है, कैब लिबर्टी डिन टैब टेट वर्स करके, तो ये एक बहुत लंबा शब्द यूज करता है इसमें। इज आ स्कूल मास्टर वन ऑफ शेक्सपियर्स, और शेक्सपियर के कौन से प्ले में है? तो कौन से? लव्स लेवर लॉस्ट में है। किस में है? लव्स लेवर लॉस्ट में है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो डिफीट ऑफ आर्माडा की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? द डिफीट ऑफ आर्माडा इन, तो 1588 में आर्माडा की हार। अगला दी नरेटिव पोइम, और कौन सी नरेटिव पोइम? वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। ये किसको डेडिकेट की गई है? तो अर्ल ऑफ सदप्टन को डेडिकेट की गई है, हेनरी रॉयट्सले को और बैरन ऑफ टिचफील्ड को। अच्छा, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। इन तीनों नामों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए आपको टिक कर देना है कि वीनस ऑफ एडोनिस जो है वो अर्ल ऑफ सदप्टन, हेनरी रॉयट्सले और बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इन तीनों को डेडिकेट किया गया है। और वीनस ऑफ एडोनिस को जो है 6 लाइन स्टेंजाज में लिखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान बनाए रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का कौन सा प्ले इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, इसको अनफिनिश्ड माना जाता है। तो देखो अनफिनिश्ड किसको माना जाता है? हेनरी यर्थ को माना जाता है। पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, लेकिन आप हेनरी यर्थ बताइएगा। ये जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर के इन्होंने लिखा था और ये इनका कैसा था? अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शेक्सपियर लिव्ड अ प्ले लॉन्ग एज, he studied the crowds, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings. They reflecting the English crowd about him
He unconsciously reflected all crowds which are like in all ages, hence his continued popularity. Whose opinion is this? ये ओपिनियन किसकी है? WJ लॉन्ग की है। ज़रा एक बार प्यार से इस ओपिनियन को समझ लो कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। जो शेक्सपियर थे, अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो ये बहुत नाटक प्रेमी युग में रहते थे, जहाँ पर सभी लोग जो है नाटकों को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उस समय की भीड़ का अध्ययन किया, उन्हें बह दिया जो वो भीड़ चाहती थी, और बस उनके अपने विचारों को प्रतिबिंबित करते रहे। उसमें अपने आसपास के जितने भी जैसे अंग्रेज़ लोग थे या जो भी आसपास के लोग थे, उनको अपने नाटकों में प्रतिबिंबित करते थे। उस समय के जो भी घटनाएं घटित हुआ करती थी अपनी नाटकों में ये दिखाया करते थे, और इस तरीके से ये सभी युगों में एक जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको भी इन्होंने प्रतिबिंबित किया, अपने नाटकों में दिखाया, और इसलिए लगातार उनकी जो लोकप्रियता थी वो हेंस इज कंटिन्यूटी, और वो लगातार क्या रही? बढ़ती रही। तो ऐसी ओपिनियन किसकी थी? WJ लॉन्ग की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन, और यानी कि जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज का पहला फोलियो था वो कब आया? 1623 में आया। फॉर दिस, इसके लिए क्रेडिट गोज, इनके दो सह एक्टर थे, इनके साथ में काम करने वाले थे, उनको क्रेडिट जाता है, और उन दोनों एक्टर्स का क्या नाम था? हेमिंग्स एंड कॉन्डेल था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा TGT 2021 में भी पूछा गया था कि फर्स्ट फोलियो किसके द्वारा जो है कलेक्ट किया गया था? तो इनके दो को एक्टर थे, यानी कि इनके साथ में काम करने वाले हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा 1623 में। दी फोलियो कंटेंट, और इसमें टोटल कितने प्ले थे? 36 प्ले थे। इसमें एक प्ले इंक्लूड नहीं था। वो दोस्तों कौन सा? क्योंकि इन्होंने टोटल 37 प्ले लिखे, लेकिन फर्स्ट फोलियो में सिर्फ 36 ही थे, तो एक प्ले कौन सा नहीं था? पेरिकल्स नहीं था। कौन सा नहीं था? पेरिकल्स नहीं था। ध्यान बनाए रखना। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, ऐसा कमेंट करने वाला कौन था? तो WJ लॉन्ग थे। WJ लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा कि ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, उनको यूनिवर्सल पोइट बोला। अगला क्वेश्चन याद है, आई डोंट रिमेंबर डेट एनी बुक, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं याद है कि मेरे जीवन में एनी बुक और पर्सन, किसी बुक ने या किसी व्यक्ति ने या किसी इवेंट घटना ने इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा हो अपॉन मी, मेरे ऊपर, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज ने, नाटकों ने। ऐसा तारीफ करने वाला कौन था? गोएथे थे। कौन थे? गोएथे थे। गोएथे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में किसी पुस्तक, व्यक्ति या घटना ने मुझ पर शेक्सपियर के नाटकों जितना गहरा प्रभाव डाला हो। ये कहने वाले कौन है भैया? गोएथे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि ये तो हो गया, ये इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते वे भी अनजाने में उनसे गाइडेड होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ, वो ये भी कहते हैं, ये भी अनजाने में ही उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके विचार और अभिव्यक्ति हमारे जीवन और लिटरेचर में इस तरीके से घुस गए हैं, इस तरीके से व्याप्त हो गए हैं कि जब तक कोई भी अगर मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता है या लिटरेचर को पढ़ता है, तब तक उनके प्रभाव से बचना असंभव है। अर्थात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उनके विचारों से प्रभावित होना ही पड़ेगा। इतना भयंकर तरीके से इन्होंने लिटरेचर को लिखा है। इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक टू इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप, बन जाए हिज इन्फ्लुएंस, उसके प्रभाव से। ये भी तारीफ किसने की? WJ लॉन्ग ने। हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश किया फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली जीवनी को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो निकोलस राव था। और कब की थी? तो 1709 में की थी। हु अटैक्ड शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर पर किसने अटैक किया था? एक पंपलेट लिख करके जिसका नाम था अ ग्रोस वर्थ अ बिट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे रॉबर्ट ग्रीन हमारे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, मैं उस आदमी को प्रेम करता हूँ और ऑनर हिज मेमोरी, उसकी जो यादें हैं उनका सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड एडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर हु सेड, ये कहने वाला कौन था? तो ये कहने वाले भी बेन जॉनसन थे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा कि ग्लोब
एक ग्लोब थिएटर की बात हुई है, ब्लैक फ्राइड थिएटर की बात हुई है। आर दी नेम्स ऑफ थिएटर, ये दोनों ही किसके हैं, एक थिएटर के नाम हैं, दोनों थिएटर के क्या हैं, नाम है। विच आर एसोसिएटेड विद, ये दोनों थिएटर किससे संबंधित हैं, तो विलियम शेक्सपियर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर ब्लेस्ड विद द मैन दैट स्पेयर्स दोज स्टोन एंड क्रस्ट बी ही डेड मूव्स माई बोन्स, ये कौन कहता है, तो इसमें पहले समझ लो बोलते क्या हैं। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर की कब्र के ऊपर लिखे हुए कुछ शब्द हैं और यही शब्द विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मित्र, या किसी से भी वो बोलते हैं ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना, ईश्वर उस व्यक्ति को खुशी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। ऐसा वो यहाँ अपनी कब्र के ऊपर जो है लिखे हुए जो लेख है उसका मीनिंग निकलता है। तो ध्यान बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर की एपिटफ है, ये कब्र पर अंकित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन, विलियम शेक्सपियर ने किसी के साथ काम किया। इन दी टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड में वो व्यक्ति कौन था जिसके साथ इन्होंने काम किया, मार्लो। कौन थे, मार्लो। इट इज़ सैड डेट, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी एर्थ, जो हेनरी एर्थ था, इनका अनफिनिश्ड वर्क था। ठीक है, ये किसके साथ कोलाब्रेशन में इस वर्क को लिखा था, तो फ्लेचर के साथ में। किसने, विलियम शेक्सपियर ने। तो फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर का ये कोलाब्रेशन वर्क है, हेनरी एर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फास्ट ऑफ लव, जो क्वीन होती है वो विलियम शेक्सपियर को ऐसा आदेश देती हैं कि फास्टाफ को प्यार में दिखाया जाए। दैन शेक्सपियर रोट अ प्ले, और इसके बाद रानी की आज्ञा के अनुसार वो एक प्ले को लिखते हैं। उस प्ले का क्या नाम होता है जिसमें फास्टाफ को प्यार करते हुए दिखाया जाता है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी, विलियम शेक्सपियर का समकालीन किसको माना जाता है, तो बेन जॉनसन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हु रोट 4 बुक्स, और वो 4 बुक्स के नाम कौन कौन से हैं, जैसे व्हील ऑफ फायर है, इम्पीरियल थीम है, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट है, द क्राउन ऑफ लाइफ है। ये चारों पुस्तकें किसके जीवन पर, किसके क्रिटिसिज्म पर आधारित हैं, विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया इसमें, तो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर ये आधारित हैं। चारों बुक्स को लिखा किसने है, तो विल्सन नाइट ने लिखा है। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ठीक है, ये अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड बोलते हैं और किसके बारे में बोलते हैं, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हेलेना चीक्स, हेलेना के चीक बट नॉट हर हार्ट, ओके क्लेयोपेट्राज मैजेस्टी, अटलांटाज बेटर पार्ट, सैड लुक्रेजियाज मोडेस्टी, हु इज़ रेफर हेयर, यहाँ पर किसको रेफर किया जा रहा है, तो रोजालिंड को, एज यू लाइक इट में। अगला, अगर हेलनाज जैसे चीक की बात हो, गालों की बात हो तो रोजालिंड जाएगा, लेकिन अगर डायना जैसे लिप्स की बात हो तो वियोला जाएगी। ठीक है, या बाइला भी पढ़ते हैं इसको। डायनाज लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, द स्मॉल पाइप्स इज एज द मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड, हुज पर्सनालिटी इज बीइंग रेफर्ड हियर, तो किसकी, वियोला की, किसमें, 12th नाइट में। अगला क्वेश्चन है हमारा आई विल डू माई बेस्ट टू बो योर लेडी, मैं अपना बेस्ट प्रयत्न करूँगा आपकी महिला को मनाने के लिए। ठीक है, हु इज़ दी स्पीकर, वियोला इन डिस्गाइज एज सिजेरियो, वियोला जो है वो सिजेरियो के रूप में है, यानी कि सिजोरियो बना हुआ है, इस समय लड़के का भेष धारण किए हुए है। लुक टू हर मूर, क्या कहते हैं, लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आई टू सी, शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, अगर उसने अपने पिता को धोखा दिया है एंड में दी, तो वो आगे चल करके तुमको भी धोखा दे सकती है। हु सेज दिस, ये कौन कहता है, एंड टू हुम, और किससे कहता है, तो ये डेस्डेमोना के पिता ब्रेबेंशियो कहते हैं, और ये ब्रेबेंशियो किससे कहते हैं, ओथेलो से कहते हैं। ठीक है, कि उसने अगर अपने पिता को धोखा दिया है तो आगे चल करके वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वन डेट लव, अगला क्वेश्चन है वन डेट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हमने बहुत
समझदारी से तो प्यार नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे से किया, बहुत ज़्यादा किया, दिल से किया। ये कौन बोलता है? तो ओथेलो बोलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच कम्स, यदि प्रत्येक तूफान के बाद ऐसी शांति आती है तो मे दी विंड ब्लो टिल दे हैव बेकन्ड डेथ, हवाएं तब तक चलेंगी जब तक वे मौत को जगा ना दे। मतलब यदि हर तूफान के बाद ऐसी शांति आए तो हवाएं तब तक चलेंगी जब तक वे मौत को जगा ना दें। ये लाइनें कहाँ होती हैं? तो ये लाइनें ओथेलो से ली गई हैं हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज a farce full of boisterous fun and laughter। ये ऐसा विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले होता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाया जाता है, फुल ऑफ बॉइस्टरस होता है, फन एंड लाफ्टर से भरा हुआ होता है? तो वो कौन सा होता है हमारा? लव्स लेवर लास्ट, जिसमें जोरदार मस्ती दिखाई जाती है। ये पूरा प्ले हंसी खुशी से भरा हुआ है, तो लव्स लेवर लॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला कहाँ पर पहुँचे? जैसे द टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, सिम्बरलिन है और विंटर्स टेल है। ये चारों की बात की गई है। आर द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज नार प्योरली ट्रेजेडीज। ना तो ये पूरी तरीके से कॉमेडी हैं और ना ही ये पूरी तरीके से ट्रेजेडी हैं। तो फिर इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है? ड्रामेटिक रोमांसिस की कैटेगरी में इसको रखा है। विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है? तो वो कौन सा है? टेम्पेस्ट है। जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज, यानी कि जो जूलियो सीजर नंबर 1 और एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा नंबर 2, ये क्या है? रोमन प्ले हैं। देयर इज वन मोर रोमन प्ले, एक और रोमन प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसका क्या नाम है? कोरियोलिनस। तो टोटल कितने रोमन प्ले आपको पता लग गए? 3। टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो टेम्पेस्ट है उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 2068। ठीक है। अ क्रिटिक, अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर एक क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के कैरियर को सिंबॉलिकली डिवाइड किया था। कैसे? जैसे दी कंट्री माउस, स्कूल ऑफ लव, गार्डन ऑफ ईडन, अनबीडेड गार्डन, डार्क टावर, ठीक है, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड इमेज। वो क्रिटिक कौन थे? डोनाल्ड स्टफर थे। ध्यान बनाए रखना, कौन थे? डोनाल्ड स्टफर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वाज जेंटलमैन ऑन whom आई बिल्ड एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। यहाँ पर एक्चुअली किंग डंकन कहते हैं कि ये वही व्यक्ति था जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, एब्सोल्यूट ट्रस्ट किया था। तो ये जो किंग डंकन है वो किसकी बात कर रहे हैं? थेन ऑफ काउडर की बात कर रहे हैं। और थेन ऑफ काउडर किसको बनाया गया था? जो कि पहले थेन ऑफ ग्लीमिस था, मैकबेथ। A little water clears us of the dead, who says to whom, ये कौन कहता है और किससे कहता है? लेडी मैकबेथ कहती हैं। और किससे कहती हैं? मैकबेथ से। अगला, हु रोड शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, तो J.H.B. चार्ल्टन। कौन? H.B. चार्ल्टन। अगला क्वेश्चन है, राय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949 आर द बुक्स ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच बिग विटनेस ऑफ दाई नेम। सो इट इज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये कमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जॉन मिल्टन के द्वारा किया जाता है। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मस्तिष्कों वाले विलियम शेक्सपियर। ये कौन कहता है शेक्सपियर के बारे में? तो एस.टी. कॉलरेज कहते हैं। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, यानी कि गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, ये मिरांडा कहती है टेम्पेस्ट में कि एक ही माँ की जब 2 संतानें हों, उनमें से एक संतान जो है अगर बुरी हो और एक अच्छी हो, तो बुरी संतान के लिए बोला गया है इसमें, अपने चाचा के लिए कहती है जो उसके पिता का राज्य जो है हड़प लेता है, उसको बाहर निकाल देता है, तब वो कहती है गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स। कभी कभी अच्छे कोख भी बुरे बेटों को जन्म दे देती है। अगला कौन कहता है? मिरांडा। किसमें? टेम्पेस्ट में। दोज आर पर्ल्स डेट वर हिज आईज, दो वे मोती हैं जो उनकी आंखें थीं, यानी कि उनकी आंखें नहीं, बिल्कुल मोती जैसी लग रही थी। ठीक है। ये भी लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टेम्पेस्ट से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिजरी
acquaints the man with strange bad fellows। ये कौन कहता है कि दुख मनुष्य को अजीब बुरे लोगों से मिलवा देता है। तो ट्रैंक्लो कहता है कि इसमें टेम्पेस्ट में आई एम फूल टू बी एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। वो ये भी कहता है मैं मूर्ख हूँ, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ, टू बी एट व्हाट आई एम अ ग्लैड ऑफ, कि जिस बात पर मुझे खुशी होती है उस पर रोता हूँ, जिस बात पे मुझको हैप्पीनेस होती है उसी पे मेरे आंसू निकलते हैं। तो ये कौन कहता है, इस लाइनों को कौन स्पीक करता है, मिरांडा। हु इज सैकोरेक्स इन टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में सैकोरेक्स कौन है, एक कैलिबन की माँ दिखाई जाती है जो कि एक चुड़ैल होती है, और इसको प्रेस्पेरो जो है भगा देता है और इसके बेटे को अपना गुलाम बना लेता है। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन दी बेनिजेंस। क्या कहा गया है, मैं कार्य करना। रेयर एक्शन का मतलब ये होता है बहुत मुश्किल से ही, ठीक है, प्रतिशोध की अपेक्षा पुण्य, मैं कार्य करना अधिक दुर्लभ है। तो इन वर्च्यू दैन ऑफ बेनिजेंस, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, टेम्पेस्ट से, और किसने बोली हैं, प्रेस्पेरो ने बोली हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेव्स at my command have baked their sleepers opened and let them forth by my so potent art who is the speaker। तो प्रेस्पेरो इन टेम्पेस्ट कौन कहता है, प्रेस्पेरो कहता है कि मेरे आदेशों पर कब्रों ने अपने सोए हुए लोगों को जगाया है, खोला और उन्हें आगे आने दिया मेरी इतनी शक्तिशाली कला से। तो ये लाइनें कौन बोलता है, प्रेस्पेरो ही बोलता है। अगला क्वेश्चन है अ लिटिल मोर देन किथ एंड लेस देन काइंड हु सेज। ये हैमलेट कहता है, कौन कहता है, हैमलेट, रिश्तेदारों से थोड़ा अधिक और दयालु से कम, है ना, दयालुता से थोड़े कम। तो ये हैमलेट ही कहता है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाउ नोएस्ट टिस कॉमन ऑल डेट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी। तुम जानते हो कि ये सामान्य है, सभी जीवों को अवश्य ही प्रकृति से अनंत काल तक गुजरते हुए कभी ना कभी तो उससे मिलना ही है, मरना ही है। तो ये कौन कहता है और किससे कहता है, तो क्वीन गर्ट्रूड कहती है, किससे, हैमलेट से। अगला फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, धोखा तेरा नाम ही औरत है, ये कौन कहता है, हैमलेट कहता है। फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवर ब्लेम देम टू मैंस आइज। ये लाइनें कहाँ होती है, ये भी हैमलेट की होती है। अगला है कि बी वेरी देन be very than base safety lies in fear you to itself rebels though none else near who is advising and to whom। लियाटिस किसको, ओफिलिया को एडवाइस दे रही है। लियाटिस ओफिलिया यानी कि जो भाई होता है वो अपनी बहन को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, किसमें, हैमलेट प्ले में।